Hello guys, welcome to the AWS Solution Architect Associate and Advanced Networking classes। तो आज हम S3 के कुछ पॉइंट्स जो हमारे बचे हुए थे आज उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है अपना S3 वर्जनिंग। इस पॉइंट को हमने टच नहीं किया था, तो इसका काम मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसके लिए इस पे क्या होता है, जैसे कि हमने S3 पे जब भी कोई सेम नाम का फाइल अपलोड कर, मान लो एक टेस्ट नाम पे एक फाइल अपलोड कर, ये मान लो एक नोटपैड फाइल है टेक्स्ट। इस फाइल को S3 के एक बकेट में मान लो हम अपलोड कर रहे हैं, एक S3। ठीक है, मान लो बकेट जो है हमारा, बकेट का नाम मान लो अख्तर बकेट नाम का बकेट है हमारा। उस पर हम इस फाइल को अपलोड कर रहे हैं और मान लो उसके बाद ये फाइल पे कुछ मॉडिफिकेशन करके सेम नाम का फाइल हम वापस से अगर सेम बकेट पे अपलोड करेंगे तो पुरानी जो फाइल है वो हमारी चली जाती है। ये आपने देखा। वर्जनिंग से क्या हो पाता है कि वर्जनिंग से आप जब भी सेम नेम की फाइल अगर आप अपलोड करते हो सेम बकेट में भी, तो पुरानी फाइल तो रह जाती है। ठीक है, सेम नेम से अगर अपलोड करते हैं बकेट पे तो पुरानी फाइल आपकी रह जाती है, वो आपको दिखेगा वहां पर। ऐसा क्यों करते हैं? एक्सीडेंटल डिलीट या ओवरराइट फाइल्स, मान लो एक ऐसी फाइल है जो आपको रखना है, उसकी पुरानी वर्जन्स भी रखनी है, तो उस केस पे ये काम आता है। जनरली इन्वायरमेंट में मैंने वर्जनिंग इनेबल ही देखा है, कि किसी कारण से नई जो फाइल है उस पर कुछ चीज़ें पुरानी मिसिंग है, उसे बैकअप रखने के लिए भी किया जाता है। साथ साथ बैकअप के लिए भी किया जाता है, ऑडिट ट्रेल के लिए किया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, चीज़ें आपको इसका यूज केस समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी में डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट ये एवरीडे का होता है, और डीपीआर नाम की ही वो फाइल है, वो हमेशा आप S3 में सिम बकेट में अपलोड कर। मान लो आज का डेट, कल के डेट का फाइल है 02/07/25 के लिए, उसके बाद फिर 03/07/25 के लिए, इस डेट पे आप कंटिन्यू अपलोड कर। तो आप मैक्सिमम बहुत सारे केसेस पे आप ऐसा चाहते हो कि आपकी पुरानी डेट की डीपीआर भी अवेलेबल है, क्योंकि डीपीआर नाम आपका सेम है, सारी फाइल्स जो अपलोड होंगी उसका नाम डीपीआर ही है। तो जब भी आप न्यू फाइल डीपीआर अपलोड करोगे तो पुरानी फाइल आपकी चलेगी, 2 तारीख वाली चलेगी। और आप चाहते हो कि भाई 2 तारीख की भी रहे, 3 तारीख की भी रहे, 4 तारीख की भी रहे, इस तरह से आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप वर्जनिंग इनेबल रखते हो। बाकी कई सारे और भी यूज केसेस हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन केसेस। तो यहाँ पर पहले हम इस चीज को करके देखते हैं, फिर बाकी थ्योरीज आपको बात करेंगे, क्योंकि थ्योरी पे मैं जितना भी समझा दूँ, प्रैक्टिकल्स करने पे आपको उसका यूज केस समझ में आएगा। जैसे हम चलते हैं AWS कंसोल पे, कंसोल पे जाकर हम S3 पे चल जाएंगे। उसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक बकेट है, आप चाहो तो कोई सा भी बकेट जब भी आप बनाओगे, एग्जाम्पल वी आर क्रिएटिंग अ बकेट, बकेट का नाम रख देते हैं जैसे कि अख्तर 3 अख्तर 2 बकेट। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद ACL मैंने आपको कहा था हमेशा इनेबल रखने के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ऑनरशिप तो बकेट ऑनर को ही दे देते हैं, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस रहने दो। यहाँ ऑप्शन है बकेट वर्जनिंग, आप इसे एट ए टाइम भी इनेबल रख सकते हो, आप चाहो तो डिसेबल। पहले मैं डिसेबल रखता हूँ, फिर डिफरेंस दिखाता हूँ। पहले मैं डिसेबल वाली बना देता हूँ, क्रिएट बकेट। एक बकेट बन गई हमारे, जिसमें आपकी वर्जनिंग डिसेबल है। अब एक बकेट बनाता हूँ जिस पे वर्जनिंग इनेबल कर, क्रिएट बकेट, और इसका नाम रख देते हैं अख्तर 3 बकेट। ACL इनेबल रख देते हैं, और यहाँ पर वर्जनिंग में इनेबल कर देता हूँ।
क्रिएट बकेट। नाउ द बकेट इज क्रिएटेड। अब जैसे कि दोनों बकेट अगर मैं खोलूं, एक वर्जनिंग डिसेबल वाला और एक वर्जनिंग इनेबल वाला, आपको यहाँ एक मेजर डिफरेंस दिखेगा शो वर्जन्स का। ये अक्तर 3 बकेट है, यू कैन सी अक्तर 3 बकेट, जिसमें वर्जनिंग इनेबल रखा था हमने। इसमें शो वर्जन्स आपको दिख रही है एक टॉगल बटन, लेकिन जिसमें वर्जनिंग इनेबल नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, यू डोंट हैव द टॉगल बटन। यू कैन सी सर्च के बाद, प्रीफिक्स के बाद आपके पास टॉगल बटन था, और यहाँ नहीं, अक्तर 2 बकेट पे, अक्तर 2 बकेट में नहीं, जो आपका वर्जनिंग डिसेबल, वर्जनिंग इनेबल वाले पे। अब जैसे कि अगर मैं अक्तर 2 बकेट जिसमें वर्जनिंग डिसेबल है, इस पर मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक टेक्स्ट फाइल ही बना लेता हूँ, और एक टेक्स्ट फाइल है, तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सेव कर लेने से। इसमें क्या लिखा हुआ, दिस इज द फर्स्ट फाइल ऑफ टू टेस्ट वर्जनिंग एंड वर्जनिंग डिसेबल। वर्जनिंग टेस्ट करने के लिए हम ये फाइल में इसमें लिख दिए है कि टेस्ट फाइल है ये, इसमें वर्जनिंग चेक कर रहे हैं हम लोग, और इसमें वर्जनिंग डिसेबल है, उस बकेट पे अपलोड कर, सेव कर लिया हमने। और इस फाइल को हम अपलोड करते हैं, अपलोड तो 2 बकेट पे कर रहे हैं, यू कैन सी इट, इसमें वर्जनिंग डिसेबल, ऐड फाइल, टेस्ट। आप चाहो तो परमिशन दे सकते हो पब्लिक एक्सेस का, मैं फिलहाल देना नहीं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। बाहर निकल जाएंगे, नाउ द फाइल इज अवेलेबल, राइट, टेस्ट फाइल अवेलेबल है। अब मान लो इसी फाइल पे मैं कुछ और चेंजेस कर, इस फाइल पे कर देता हूँ, दिस इज द सेकेंड फाइल, सेकेंड फाइल टू टेस्ट वर्जनिंग एंड वर्जनिंग डिसेबल। अब मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, अब आप देख लें इसका साइज बढ़ चुका होगा। अब इसकी साइज कितनी है, 67 बाइट्स। अब मैं वापस से सेम नाम की फाइल अगर अपलोड करूं बकेट पे, तो आपको पता है कि पुरानी फाइल चली जाएगी। अपलोड, अब देखो साइज क्या होगी, 113 बाइट, 133 बाइट्स। और यहाँ पर आप क्लोज करके जब बाहर निकलोगे, तो पुरानी जो 67 बाइट की थी वो फाइल चलेगी, उसे लाया नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर मैं वर्जनिंग इनेबल कर दूं, मैं इसी बकेट पे, आफ्टर 2 बकेट में वर्जनिंग डिसेबल है, उसमें अगर मैं वर्जनिंग इनेबल कर दूं, तो फिर हम देखते हैं कि फाइल पे क्या चेंजेस आती है। तो इसे वर्जनिंग इनेबल आप बाद में भी कर सकते हो, जैसे कि आफ्टर 2 बकेट बनाने के टाइम में हमने वर्जनिंग डिसेबल रखा था, अब मैं इसे इनेबल करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टी पे चलेंगे आप बकेट के, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहेगा बकेट वर्जनिंग, बकेट वर्जनिंग पे जाकर एडिट पे चलेंगे, और यहाँ पर आप इनेबल, when you enable it, you can say, अब आपकी वर्जनिंग इनेबल। अब वापस आप ऑब्जेक्ट पे आएंगे, यू कैन सी द टॉगल बटन, जो आपको सेम टॉगल बटन अक्तर 3 बकेट पे जो उसमें वर्जनिंग इनेबल थी मिल रहा। सी, अब ये टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल है, ठीक है। अब इसी सेम फाइल पे हम कुछ और चीजें लिखते हैं, और उसकी साइज ऑलरेडी बढ़ जाएगी। अब मैं वर्जनिंग इनेबल करके जब सेम नाम का फाइल अपलोड करूंगा, तो देखो क्या डिफरेंस आता है। दिस इज द थर्ड फाइल करते हैं, थर्ड फाइल वर्जनिंग अब हमारी बकेट पे इनेबल, ठीक है। अब वर्जनिंग हमारी बकेट पे इनेबल, साइज बढ़ गई होगी इसकी। लेट्स गो हियर, अपलोड, ऐड फाइल, सेम नाम का फाइल करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है ना, सेम नेम की फाइल आपको अपलोड करनी, की अगर डिफरेंट रहेगा तो फिर तो वो तो रहेगा ही रहेगा ना बकेट,
तो की सेम की वाली फाइल, दो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर सकती सेम बकेट के अंदर, तो इस वजह से आपको की सेम रख और हम इसे अपलोड कर देते हैं। वापस हम क्लोज कर देते हैं। अब देखो ये नई फाइल तो यहाँ दिख रही है, देखो साइज बढ़ गई 133 बाइट से लेकर 199 बाइट। देखो व्हाट अबाउट तो पुरानी फाइल, क्योंकि मैंने कहा था वर्जनिंग इनेबल रखोगे तो पुरानी फाइल भी रहेगी। तो पुरानी फाइल अगर आपको देखना है तो यू कैन हैव टू गो शो वर्जन्स। तो आपको एक और फाइल मिल रही है इसके आगे एल लिखा है, यानी ये अब करंट वर्जन में नहीं है, वर्जन आईडी में यहाँ नल लिखा है, ठीक है। और आपकी जो रिसेंट जो फाइल है जो आपने अपलोड की थी वो अवेलेबल है, पुरानी फाइल भी अवेलेबल। यहाँ 21 पॉइंट करने वाली, पॉइंट करने वाली ये है कि जब भी किसी फाइल के वर्जन आईडी पे अगर नल लिखा हो, नल, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा ये फाइल जब अपलोड की गई थी तब वर्जनिंग आपकी डिसेबल, ठीक है। जिसे हम सस्पेंड कहते हैं, डिसेबल नहीं कहते, सस्पेंड। वर्जनिंग सस्पेंडेड थी तब जाकर ये फाइल अपलोड की गई। इसी वजह से इसकी वर्जन आईडी पे कोई एक नंबर नहीं, नल ही लिखा है। अब देखो ये फाइल हमने कब अपलोड की, जब वर्जनिंग इनेबल थी। वर्जनिंग इनेबल थी तो वर्जन आईडी में कुछ लिखा, एक आईडी दी गई। लेकिन जब इस फाइल को अपलोड किया था उस समय वर्जन हमारी सस्पेंड स्टेट में थी, इस वजह से उसके नाम, उसकी जो वर्जन आईडी पे नल लिखा। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि नल लिखा है इसका मतलब क्या है, वर्जनिंग इनेबल थी कि वर्जनिंग डिसेबल। इस पे एक चीज डिफरेंस आ जाती है। डिफरेंस ऐसा है कि इसका साइज देख लो 133 बाइट, फाइन। अगर मैं इसी बकेट पे सेम नाम का फाइल अपलोड करूं और वर्जनिंग डिसेबल कर दूं, अभी देखो वर्जनिंग इनेबल है तो मैं जितनी मर्जी टेस्ट फाइल करूंगा तो ये वाली जो पुरानी फाइल है ये भी रहेगी। पहले मैं इसको दिखा देता हूं, देन वी विल सी फर्दर। तो फोर्थ फाइल कर देते हैं, ठीक है। अब इसे हम अपलोड करते हैं। तो टेस्ट डॉट टी एक्स टी अभी जो रिसेंटली वर्जनिंग इनेबल करके अपलोड किया था वो फाइल है। अब नई फाइल अपलोड करते हैं तो सारी फाइलें रहेंगी आपकी। तो उसका साइज बढ़ गई, 266 बाइट हो गई। लोड, क्लोज। यहाँ नहीं दिखेगा जब शो वर्जन क्लिक नहीं रहेगा, इनेबल नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा, लेकिन फाइल है आपके पास, ठीक है। अभी रिसेंट वाली फाइल दिख रही जो अपलोड किया है आपने, वही वाली फाइल दिख रही, यानी रिसेंट फाइल ही आपकी एक्चुअली वर्किंग में होगी। जो भी करंट रिसेंट फाइल आप अपलोड करोगे वो रिसेंट फाइल ही आपकी वर्किंग में, यानी अपने स्टैटिक, मान लो कोई वेबसाइट आपने लॉन्च किया है और उस पर आपने टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल को कॉल करवाया है, तो जो रिसेंट फाइल रहेगी वही रिसेंट फाइल आपकी कॉल होगी। पुरानी फाइल्स आपकी बैकअप में स्टोर रहेगी, उसे कॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये शो वर्जन जब डिसेबल, मतलब आपने ऑफ कर रखा है टॉगल बटन से, टॉगल बटन से ऑफ करना मतलब ऐसा नहीं कि उसे डिसेबल स्टेट में रखना, मतलब बस आपको दिख नहीं रहा है यहाँ, यहाँ पर ऑफ करके रखा है जिससे आपको दिखे नहीं। अगर उस स्टेट पे है तो फिर आपकी करंट जो फाइल्स है उसी पर ही आपका रिकॉलिंग ऑप्शन होता है, बाकी आपकी फाइल रहेगी एज अ बैकअप। तो शो वर्जन इनेबल करते हैं तो अब आप देखोगे कि पुरानी फाइल भी आपके पास अवेलेबल है, उस पर भी एल लिख कर आया है, उसकी वर्जन आईडी है 199 बाइट का फाइल था, वो भी अवेलेबल गया नहीं है कुछ। और जैसे ही आपने टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल अपलोड किया, क्योंकि आपकी वर्जनिंग इनेबल थी इस वजह से इसका भी एक अलग वर्जन आईडी आया है। अब मैं इसी बकेट का वर्जन डिसेबल करता हूँ, तो बकेट पे ही है हम लोग, बकेट पे जाके आपको प्रॉपर्टी पे जाना है। देखो वर्जनिंग ना किसी फाइल की नहीं होती है, बकेट की होती है, ठीक है। रिमेंबर दिस, ऐसा नहीं कि किसी फाइल के अंदर जाकर आप प्रॉपर्टीज पे जाके खोज रहे हो,
कि वर्जनिंग इनेबल डिसेबल का ऑप्शन नहीं दिख रहा। बकेट के अंदर वर्जनिंग इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो हम बकेट के अंदर प्रॉपर्टीज पे गए, अब हम इसको बकेट जो है हमारा वर्जनिंग, उसे हम डिसेबल सस्पेंड कर देते हैं। तो ये बता रहा है कि देखो भाई आप सस्पेंड कर रहे हो तो भी ध्यान से, कि फिर बाकी जो फाइल्स आप अपलोड करोगे तो फिर वो उसकी कोई कॉपी नहीं बने। कर देते हैं, हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, क्लोज करते हैं यहाँ से और ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं। ऑब्जेक्ट पे आपकी फाइल्स है जो रिसेंटली फाइल अपलोड किया है। शो वर्जन पे जाएंगे तो पुरानी फाइल भी, पुरानी फाइल रहेगी क्योंकि आपने अभी डिसेबल किया। अब जब आप नई फाइल सेम नाम की अपलोड करोगे तो देखो क्या होगा। test.txt ये वाली जो नल वाली फाइल है ये चली जाएगी, क्योंकि ये जो फाइल आपने अपलोड किया था उस समय आपकी वर्जनिंग डिसेबल स्टेट, जब वो डिसेबल स्टेट पे थी तो उसका कोई वर्जन आईडी बना नहीं। जब वर्जन आईडी नहीं है तो सेम नाम का अगर फाइल, सेम की नेम का फाइल अगर आप अपलोड करोगे तो ये दो जो टेस्ट है, test.txt जिसकी वर्जन आईडी ये तो रह जाएगी, लेकिन जिसपे वर्जन डिसेबल था वो वाली फाइल आपकी चलेगी। इसे वैसे थोड़ा सा ध्यान से इस पे डिलीट और ये वगैरह अपलोड का काम किया जाता है। दिस इज द फिफ्थ फाइल। फिफ्थ फाइल टू टेस्ट वर्जनिंग एंड वर्जनिंग इज डिसेबल। सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंड स्ट्रिप सेव कर देंगे कंट्रोल एस से, वैसे हम अपलोड करते हैं। एड फाइल जो साइज 333 बाइट्स हो गए और इसे आप अपलोड कर दें। दिस इज अपलोडेड। क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। अब आपकी देखो 333 बाइट्स की फाइल आ गई है रिसेंट अपलोड केस में, यानी अब ये रिसेंट फाइल होगी। लेकिन शो वर्जन आप करोगे तो देखो वर्जन जिस पे इनेबल था उस समय जो फाइल्स अपलोड करी थी वो सारी फाइल्स है, लेकिन जिसमें नल लिखा हुआ था वर्जन आईडी पे वो फाइल चलेगी। अब उसे रिकवर नहीं किया सकता, ये नई फाइल आ गई उसके नाम पर। क्योंकि अब ये भी जो फाइल है test.txt, ये इस पे भी वर्जनिंग डिसेबल थी जब इस फाइल को अपलोड किया गया। अब मैं एक नया फाइल अगर और test.txt नाम का फाइल अपलोड करता हूँ वर्जनिंग डिसेबल स्टेट पे भी, तो क्या होगा, ये वाली फाइल रिप्लेस हो जाएगी, नई फाइल आ जाएगी। उस तरह से अगर मैं वर्जनिंग इनेबल करके नई फाइल सेम नाम का अगर अपलोड करता हूँ तो ये फाइल तो फिलहाल रहेगी, इसमें वर्जन नल है पुराने में। लेकिन फिर से वापस डिसेबल करके अपलोड करता हूँ, जैसे ही एक नया फाइल जिसमें वर्जन नल लिखा रहेगा, अगर वो फाइल अगर आ जाएगी तो दो नल सेम वर्जन आईडी मतलब नल वाली फाइल एक साथ नहीं रह सकती। ऐसा भी आप पॉइंट निकाल। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। क्लियर है, ठीक है। तो हम वर्जनिंग वापस से इनेबल कर, प्रॉपर्टी पे चलेंगे। बकेट वर्जनिंग, एडिट, इनेबल, सेव चेंजेस। अब आपने वापस से वर्जनिंग जो है वो इनेबल कर दिया, ऑब्जेक्ट पे है। अब आप कोई सा भी फाइल सेम नाम की फाइल, की नाम की फाइल आप लोड करो। सिक्स फाइल कर लेते हैं, सिक्स फाइल टेस्ट वर्जनिंग एंड वर्जनिंग अब इनेबल हो। नाउ यू हैव टू गो हियर, लोड, एड फाइल, टेस्ट, साइज देखो इसकी 399 बाइट्स है, एंड अपलोड। क्लोज इट। ऑब्जेक्ट्स में आपकी नई फाइल 399 बाइट्स की जो फाइल है वो अभी रिसेंट यूज पे है, बाकी पुरानी फाइल्स रहेगी, शो वर्जन करके आपको चेक।
ये देखो नल वाली फाइल अभी है ना, नल वाली फाइल। वापस से आप वर्जनिंग डिसेबल करोगे और इस नाम की फाइल दोबारा अपलोड करोगे तो ये पुरानी फाइल आपकी चली जाएगी, क्योंकि इस समय वर्जन इनेबल नहीं था। ठीक है, जिस पे भी वर्जनिंग इनेबल थी वो सारी फाइलें आपकी रह जाएंगी। क्लियर है? भले वो यूज केस में नहीं रहेगा, लेकिन आपका बैकअप एज अ बैकअप वो हमेशा आपको बैकअप पे दिखाएगा पुरानी फाइल। ठीक है, अब जैसे कि ये जो test.txt जो रिसेंट फाइल, इसे जब हमने अपलोड किया, इसे जब हमने अपलोड किया तो उस समय वर्जनिंग इनेबल थी, राइट? देख लो, वर्जनिंग इनेबल थी। अब इसी फाइल को मान लो अगर आप डिलीट करते हो, वो हियर एंड डिलीट दिस, मैंने गोइंग टू डिलीट दिस फाइल, ये कह रहा है डिलीट करने का, परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं दूसरे बकेट पे S3 बकेट, S3 के दूसरे बकेट पे जो आफ्टर 3 बकेट है, इसमें वर्जनिंग आपकी इनेबल है ना, इस वर्जनिंग को मैं डिसेबल करता हूँ और दो फाइल को सेम फाइल अपलोड करता हूँ, तो ये वर्जनिंग, और इसे मैं डिसेबल कर सस्पेंड कर देता हूँ। सेव चेंजेस, वर्जनिंग हमने डिसेबल कर दी। तो वापस से ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं, इसमें एक फाइल अपलोड करते हैं वर्जनिंग डिसेबल। तो अपलोड अ फाइल, एड अ फाइल, टेस्ट नाम का सेम फाइल हम अपलोड कर देते हैं, अपलोड। वापस से क्लोज करके बाहर निकल जाएंगे, और ये फाइल जो आपने अपलोड किया है इसको जब शो वर्जन करोगे तो यहाँ वर्जन आईडी पर नल लिखा है, यानी ये जो फाइल अपलोड की गई थी उस समय वर्जनिंग जिसे सस्पेंड स्टेट पे। अब मान लो इसको मैं बंद करके इस फाइल को डिलीट करता हूँ, जिस फाइल को मैंने अपलोड किया था विदाउट वर्जन, इसे मैं अगर डिलीट करूँ तो यू कैन सी द ऑप्शन हियर परमानेंटली डिलीट, और जिस फाइल को मैंने अपलोड किया था वर्जनिंग इनेबल करके, उस पे ऑप्शन क्या है, डिलीट। अब ऐसा क्यों है? देखो मैंने आपको बताया वर्जनिंग में आपकी बैकअप रह जाती है, इस वजह से जब भी कोई सा फाइल जिसमें वर्जनिंग इनेबल रहेगा, वर्जनिंग आपकी इनेबल रहेगी, उस समय अगर किसी फाइल को अगर आपने अपलोड किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्जनिंग अभी इनेबल रहेगी, नहीं, वर्जनिंग जब भी किसी फाइल को आपने अपलोड किया था अगर उसकी उस समय वर्जनिंग इनेबल थी, तो उसे जब भी आप डिलीट करोगे तो परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन नहीं देता है, वो आपको डिलीट का ऑप्शन देता है। फिर आप उसे परमानेंट डिलीट बाद में कर सकते हैं, 2 बार डिलीट करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ लिखी थी, गो हियर डिलीटेड फाइल, यू कैन रिकवर देम इफ डिलीटेड मार्कर आर। ठीक है, कि आप एक्सीडेंटल डिलीशन वगैरह से बच जाते हो क्योंकि आपके पास 2 बार डिलीट का ऑप्शन। तो जिस भी S3 में फाइल्स में आपको परमानेंट डिलीट का ऑप्शन देगा, यानी वो डायरेक्टली आप डिलीट कर रहे हो, अब उसे रिस्टोर नहीं किया सकते। टेक्स्ट.txt फाइल को जब अपलोड किया गया था आफ्टर 2 बकेट पे तो वर्जनिंग इनेबल थी, इस फाइल को अभी हम फिलहाल डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन इस फाइल को फिर दोबारा अगर हम डिलीट करेंगे तो वहाँ परमानेंट डिलीट का ऑप्शन, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द परमानेंट डिलीट ऑप्शन अगर दे रहा है तो यानी वो फाइल को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। आप यही से समझ सकते हो, नो नीड टू चेक सो मच कि भाई वर्जनिंग इनेबल थी कि नहीं थी। जब भी आप उसे डिलीट करने जाओगे अगर आपको परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन दिखा रहा है तो आप समझ जाना कि वो फाइल अब रिस्टोर नहीं की सकती अगर उसे डिलीट कर दिया जाए। उस तरह से किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर डिलीट दिखा रहा है तो आप समझ जाना कि उस फाइल को रिकवर किया जा सकता। ठीक है,
तो हम अक्सर थ्री बकेट पे जो फाइल बनाए थे इसे परमानेंटली डिलीट हम टाइप कर देते हैं। आपको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो बोलता है कि भाई आप टाइप परमानेंटली डिलीट। ठीक है, ये फाइल चली गई, यू कैन सी इट, क्लोज। वर्जनिंग आपकी डिसेबल स्टेट पे प्लस सस्पेंड स्टेट पे आप शो वर्जनिंग भी करोगे तो भी देखो ये फाइल नहीं, ये डिलीट मार्कर अलग की थी। ये भी मैं बताऊंगा डिलीट मार्कर क्या, 0 बाइट का, इसमें देखो कोई फाइल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो शो वर्जनिंग का जो ऑप्शन है ये उसी बकेट्स पे दिखाता है जिस बकेट में कभी ना कभी वर्जनिंग को इनेबल किया गया था। देखो ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि वर्जनिंग इनेबल है तो ही आपको दिखा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल अब तक सिर्फ बकेट में वर्जनिंग सस्पेंड स्टेट पे, लेकिन फिर भी दिखा रहा है। क्योंकि ये इसलिए दिखाता है कभी भी किसी भी बकेट पे आपने वर्जनिंग एक बार अगर इनेबल कर दी थी, उसके बाद चाहे आपने फाइल अपलोड की थी कि नहीं की थी उससे कोई मतलब नहीं है, आपका ये ऑप्शन हमेशा दिखाए। उसके बाद भले ही आपने उसमें सस्पेंड कर दिया था वर्जनिंग को, तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शन आपको दिखाए। जिस बकेट पे कभी भी वर्जनिंग इनेबल नहीं की गई उस पर ये ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलो आते हैं। अब ये सेम फाइल है हमारी, सॉरी, जो अक्सर टू बकेट पे है, test.txt। ये फाइल जो है अपलोड की गई थी उस समय वर्जनिंग आपकी इनेबल थी। दैट्स व्हाई यू हैव द ऑप्शन ऑफ डिलीट। व्हेन यू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट एंड यू क्लोज इट, अभी यहाँ क्या दिखा रहा है, नो ऑब्जेक्ट लिख लो। लेकिन शो वर्जन करने के बाद 399 बाइट्स वाली आपकी जो फाइल है वो अभी भी अवेलेबल है, अभी भी आपकी अवेलेबल है। इस फाइल को रिस्टोर कैसे करें, तो उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट मार्कर, यू कैन सी हियर डिलीट मार्कर। डिलीट डिलीट मार्कर एक ऐसा है जैसे कि ये आपकी रिसेंट फाइल थी, इसे आपने डिलीट किया तो उसके जस्ट ऊपर आपका डिलीट मार्कर बन जाता है, यानी एक टैग बन जाता है, मान लो एक मार्कर बन जाता है, और उसके नीचे आ जाती है आपकी फाइल। जैसे ही इस मार्कर को मान लो आप यहाँ से डिलीट करते हो, मान लो ये मार्कर बन गया, उसके बाद कई सारे आपकी फाइल है, सेम नाम की फाइल है, फाइल फाइल सेम नाम की फाइल है, और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। एक डिलीट मार्कर बन गया, उसके बाद रिसेंटली जो फाइल आपने डिलीट करी थी, जो यूज पे थी, जिसे आपने डिलीट करा था, वो फाइल आपकी ठीक उसके बाद है, उसके बाद भी कई सारी फाइल्स। व्हेन यू डिलीट द डिलीट मार्कर फ्रॉम हियर, जैसे डिलीट करते हैं आप इस यहाँ से, ये फाइल आपकी उसके ऊपर चल जाती है, ये डिलीट मार्कर उसके नीचे आ जाता है, यानी जो रिसेंट वाली फाइल थी वो आपकी रिस्टोर हो जाएगी, और उसके बाद उसकी जो फाइल है वो ऑब्वियसली वहां पे रहेगी, ऐसा कहते हैं, और इसके ऊपर डिलीट मार्कर बना। तो आई विल शो यू। डिलीट मार्कर का ऑप्शन तभी बनता है जब आपकी कोई सा भी फाइल अगर आप अपलोड करते वक्त वर्जनिंग आप कोई सा भी फाइल बकेट पे जब भी वर्जनिंग आपने इनेबल करी है तो ही ये डिलीट मार्कर बनता है, भले वो अभी सस्पेंडेड स्टेट पे हो चाहे जिस पे डिलीट मार्कर बनता चला जाए। ठीक है, सो हम यहाँ से डिलीट मार्कर पे जाएंगे और इसे हम कर देंगे डिलीट। ये देखो डिलीट मार्कर क्या बता रहा है, परमानेंटली डिलीट करने के लिए, मतलब उस पोजीशन से वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, इसलिए ये कहता है कि टाइप करके बताओ, नहीं यस मत करो, टाइप करो। सो यू कैन गो हियर and object
पे अगर आप वर्जनिंग डिसेबल करोगे तो आपकी जो फाइल्स थी वो अभी आपकी अवेलेबल, रिसेंट फाइल आपकी अवेलेबल होगी, जो आपने डिलीट किया था वो वापस से यूज केस पे आ गई, यानी मेन फाइल पे आ गई। अब यहाँ पर एक चीज आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिख रहा होगा, अभी फिलहाल आपको कोई डिलीट मार्कर नहीं दिख, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बीच में जो फाइल एक आई हुई है उसमें वर्जनिंग आपकी डिसेबल थी, तब आपने अपलोड किया था, इस वजह से इसकी वर्जनिंग नल वाली। लेट्स डिलीट दिस फाइल। इस फाइल को जब आप डिलीट करोगे तो आपको ऑप्शन देगा यहाँ परमानेंटली डिलीट, ठीक है, आप वर्जन शो करके वर्जन के अंदर डिलीट कर। लेट्स डिलीट दिस सब्जेक्ट। इसमें वर्जनिंग तो ऐसे भी डिसेबल थी, यू कैन सी इट इज डिलीट, ठीक है। अब वापस से टेक्स्ट डॉट टी एस टी, ये आपकी फाइल जिसमें वर्जनिंग इनेबल, यू कैन सी इट, इट इज इनेबल। इस फाइल को दोबारा हम डिलीट करते हैं यहाँ से, इस ऑप्शन को बंद करके, तब आपको वापस से फिर डिलीट का ही ऑप्शन दिखाएगा, यानी अब फिर से आपको डिलीट मार्कर बनना है। जो ये क्लोज इट, देखो फाइल नहीं दिख रही ना, सब चली गई फाइल, कोई रिसेंटली यूज्ड फाइल नहीं, लेकिन शो वर्जन करोगे यू कैन सी अगेन डिलीट, डिलीट मार्कर। पुरानी फाइल को वापस लाना है, देन अगेन गो टू हियर डिलीट मार्कर और से आप डिलीट करो परमानेंटली। You deleted this file, restore it, show version, नहीं, सेम पुरानी फाइल आपकी है, क्लियर है? 399 वाली। अब मान लो आपको इस फाइल को हटाकर आपको लास्ट वाली जो फाइल है, जो 199 बाइट वाली फाइल है, उसे यूज करना है, या फिर 299 266 बाइट वाली यूज, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये जो टेस्ट फाइल है 399 बाइट की, इसको आपको डिलीट करना है। मैंने डिलीटेड इट, इट इज नॉट परमानेंटली डिलीट, डिलीट का ऑप्शन आप इसे इनेबल करके 399 बाइट वाली फाइल को यहाँ से अगर आप डिलीट करोगे तो ये आपको बोलता है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, भाई देख लो। तो मैं कभी भी किसी को रिकमेंडेड नहीं करता हूँ कि यहाँ से पहले आप डिलीट करो, सबसे पहले आप जो डिलीट करोगे तो ऐसा नॉर्मली ही डिलीट करो, मैं यही कहता हूँ, ताकि डिलीट मार्कर बन जाए। डिलीट मार्कर काफी काम का चीज है। डिलीट मार्कर से क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि इसको डिलीट करने के बाद फिर ये फाइल रिस्टोर होगी, ठीक है। अभी जैसे कि आपको नहीं वहां क्लियर होगा, हो रहा होगा कि कौन सी फाइल आपकी रिस्टोर होगी। अभी देखो डिलीट मार्कर बन गया ना, आपको पता है कि अगर मैं डिलीट मार्कर को डिलीट कर दूं तो ये फाइल रिस्टोर होगी, तो मुझे यूज करना है ये वाली फाइल, सेकंड वाली फाइल, तो मैं क्या करूंगा, इस फाइल को डिलीट कर दूंगा। व्हेन आई डिलीटेड इट, इट विल शो मी द परमानेंटली डिलीटेड। डिलीट ऑब्जेक्ट, क्लोज इट। अब देखो 399 बाइट वाली चलेगी, अब आपकी कौन सी 266 बाइट वाली, 266 बाइट वाली अभी फिलहाल आपकी यूज केस में नहीं होगी, देखो मेन में नहीं है, मेन फाइल S3 स्टोरेज में नहीं है, यानी अभी वो यूज केसेस में नहीं है। तो आपको यूज केसेस पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिलीट दैट, डिलीट इट। और जैसे ही आप डिलीट मार्कर आप हटाओगे, आपकी वो वाली फाइल जो सेकंड वाली फाइल है वो आपकी यूज केस पे है, चला गया ये, यू कैन सी 266 बाइट वाली आपकी फाइल जो है वो आपकी यूज केस पे आ गई। क्लियर है ये फंडामेंटल। यूज केसेस देखो वर्जनिंग एनेबल वाली कई सारी हो सकती है, बेस्ड ऑन द योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी, एक्सीडेंटल ओवर रिटन फाइल्स
बचाने के लिए रोकता है। ऐसा केसेस जिसमें सेम ना की फाइल बार बार आपको अपलोड करना है, एवरीडे अपलोड करना है, लेकिन आप चाहते हो कि पुरानी फाइल्स भी, पुरानी डेट वाली फाइल्स भी आपकी रह जाए। डिलीट के लिए आपके पास डिलीट मार्कर वाला एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, यानी एक बार अगर आप किसी फाइल को आप डिलीट करते हो जिसमें वर्जनिंग इनेबल स्टेट पे आपने उसे अपलोड किया था, तो वो परमानेंट डिलीट नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन डिलीट मार्कर का ऑप्शन आ जाता है, जिससे कि आप उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हो। इस तरह की चीजें जनरली ऑडिट ट्रेल वगैरह में यूज की जाती है, ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है। बैकअप सेफ्टी के लिए है कि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स जो एवरी डे अपलोड होती है बट यू वांट द प्रीवियस रिपोर्ट ऑल्सो, उस केसेस पे आप वर्जनिंग वगैरह करते हो। जनरली मैंने वर्जनिंग इनेबल ही देखा है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि डिलीट करने पे वो डिलीट नहीं होता है, डिलीट मार्कर बन जाता है और उससे आप प्रीवियस वर्जन को ला सकते हो। प्राइसिंग नोट पे यू आर चार्जेबल फॉर ईच वर्जन, जितना वर्जन आप क्रिएट करोगे आपको चार्ज दिया जाएगा। एग्जाम्पल 10 वर्जन ऑफ अ 1 MB, मतलब एक फाइल है जो 1 MB का है, उसका 10 वर्जन आपने रिस्टोर किया है, तो 10 MB होगी, तो 10 MB की बिल्ड आपको लगी। ठीक है। यानी स्टोरेज बन जाएगा। सपोज कर लो मेन फाइल में ये जो कहना चाह रहा है यही कि मेन फाइल है 5 GB का स्टोरेज फ्री है आपके पास S3 पे। आपने 1 GB का एक फाइल आपने अपलोड किया था, उसके बाद वापस से सबसे पहले फिर वापस से क्या किया, कुछ में अपडेट हुआ कुछ और 1.2 GB हो गया। तो 1 GB क्या हो गया, वर्जनिंग नाम आईडी पे चला गया। इस समय जो अपलोड किया था मान लो वर्जनिंग इनेबल थी, फिर बैकअप में आ गया 1 GB की फाइल। फाइन। तो आपको चार्ज क्या लगेगा, 1.2 GB प्लस 1 GB, 2.2 GB, क्योंकि बैकअप तो रहा ना आपके पास, तो बैकअप का भी चार्ज लगेगा, मतलब वो ऐड हो जाएगा आपका स्टोरेज के। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो यहाँ। बाकी ये प्रैक्टिकल चीज है, आप जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। कोई डाउट नहीं। ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा टॉपिक, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। अब ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? देखो, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मान लो एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, मैगजीन कंपनी का। मान लो एक कंपनी जो मैगजीन पब्लिश करती है और एवरी मंथ करती है या फिर वीकली करती है मान लो। ठीक है। तो उस पर ऐसा आप कर सकते, ऐसा होता है कि जैसे कि उनकी वेबसाइट पे आपका मैगजीन अवेलेबल, ठीक है, वहां पे उसको पब्लिश किया जाता है मैगजीन को वेबसाइट। अब जैसे कि इस वीक का मतलब फर्स्ट वीक का मैगजीन उन्होंने अपलोड कर दिया, उस तरह से सेकेंड वीक का किया अपलोड, तो ऐसे चलता चला जाएगा। अब तो वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो हर एक वीक का जो अपलोड हो रहा है वो उनके वेबसाइट पे आपको दिखता है सारा, कि इस वीक का है, सेकंड वीक का है, थर्ड वीक का है, फोर्थ वीक का है, नेक्स्ट मंथ के वीक का है, फिर इस तरह से आपकी हर एक मंथ की एक पूरी लाइब्रेरी बन जाएगी। और जितना ज्यादा मैगजीन अपलोड होगा वेबसाइट पे, डेटा भी ज्यादा होगा, वेबसाइट लोड होने में भी टाइम लगेगा क्योंकि इट हैज लॉट्स ऑफ मैगजीन ऑप्शन। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है कि उन्हें जैसे पता है कि 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स तक ही लोग मैगजीन, पुरानी मैगजीन फॉलो करते हैं, उसके बाद लोग फॉलो नहीं करते। तो वो अपनी वेबसाइट पे ऐसा चाहती है कि सिर्फ 3 मंथ्स का मैगजीन अवेलेबल रहे, बाकी 3 मंथ्स के बाद वो मैगजीन, पुरानी जो मैगजीन है वो वेबसाइट से हट जाए, हमारे पास स्टोर रहे, लेकिन हमें पास बैकअप रहे, हटाना नहीं चाहती। ठीक है। इस टाइप के रूल्स आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से कर सकते हो, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कर सकते हो, वरना क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली आपको मूव करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक मैगजीन अपलोड किया S3 के
स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड पे अपलोड किया, और आप चाहते हो कि भाई 3 मंथ्स का 180 डेज, 90 डेज, ठीक है, 90 डेज तक जितने भी मैगजीन थे वो S3 स्टैंडर्ड में रहे। 90 डेज के से 180 डेज, 6 मंथ तक, वो आपके जितने भी मैगजीन जो पुराने जो 90 डेज वाले, वो आपकी स्टैंडर्ड से हटकर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे चल जाए। 180 डेज से 360 डेज वाले जितने भी आपके पास मैगजीन है, वो क्या हो कि आर्काइव में चल जाए। और समझ रहे कि आप पूरा डाटा ऐसा नहीं चाहते हो कि एस स्टैंडर्ड पे ही पड़ा रहे, एस स्टैंडर्ड का चार्ज ज्यादा है, तब आर्काइव वगैरह कर सकते हो कि मेरे आर्काइव में। और 360 डेज के बाद फिर वो मैगजीन का कोई काम नहीं रहता, आप चाहो तो उसे डिलीट कर सकते हो। तो आप ऐसा सेट कर सकते हो, आफ्टर 360 डेज इट विल बी डिलीटेड। जो मैगजीन का 360 दिन हो चुका है S3 पे गए हुए, वो मैगजीन डिलीट हो जाए, जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि 1 साल पुराना कोई मैगजीन फॉलो नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें अपडेट्स वगैरह भी तो पुराने हो गए, कौन पढ़ने वाला पुराना मैगजीन। सो यू हैव द ऑप्शंस इन द लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एक ऑप्शन है ट्रांजिशन और एक ऑप्शन है एक्सपायरेशन। ट्रांजिशन में आपकी स्टोरेज क्लास चेंज होती है, यू कैन चेंज द स्टोरेज क्लास बेस्ड ऑन द अपलोड केसेस। एक्सपायरेशन में वो डिलीट हो जाता है, आप डिलीट कहीं से भी करवा सकते हो, जरूरी नहीं कि आर्काइव में लेके जाकर ही डिलीट करना। जैसे ग्लेशियर पे चल जाओ, ग्लेशियर आर्काइव में, वहीं जाके मुझे डिलीट करना, ऐसा नहीं, आप स्टैंडर्ड से भी डिलीट करवा सकते हो, लेकिन जनरली कोई करता नहीं स्टैंडर्ड से, क्योंकि उस डाटा बैकअप भी रखना पड़ता है। वैसे कई सारे यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक है, इसमें एक्सपायरेशन का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे कि मान लो यूनिवर्सिटी वगैरह, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज वगैरह में रिकॉर्ड्स हमेशा रहते हैं, ऑलवेज बिन रिकॉर्ड फॉर द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का एडमिशन लिया, उसके मार्कशीट्स वगैरह, उसके इंटरनल एग्जाम्स के पूरे जितने भी मार्कशीट्स रहते हैं या फिर आंसर पेपर रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमेशा रहती हैं। वाई? बिकॉज ये गवर्नमेंट का रूल्स। वंस अ इंस्टीट्यूट, वंस अ स्टूडेंट टेकन एडमिशन इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उनका रूल रहता है कि वो स्टूडेंट ने जो भी एक्टिविटीज की होगी, वो सारी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि फर्दर वी कैन वेरीफाई। ठीक है, इस वजह से आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको सारा डाटा मिल जाए। तो क्लाउड में ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है स्टोरेज के। तो हम एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का रूल बनाएंगे यहाँ पर समझने के लिए, और इसे हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं ग्लेशियर वगैरह अगर यूज करूँ तो उसके लिए एक फिक्स चार्जेस है कि आपको 180 डेज का चार्जेस आपको देने पड़े। सो डोंट डू द लैब, आप सिर्फ रूल्स बना सकते हो, और फिर लैब करने के लिए आपको 180 डेज वेट भी करना पड़ेगा, कि कोई डाटा मान लो अगर S3 स्टैंडर्ड में है, उसे आप ग्लेशियर में मूव कर रहे हो या फिर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे मूव कर रहे हो आफ्टर 30 डेज या 190 डेज, तो 90 डेज के बाद ही आप देख पाओगे कि आपका S3 का डाटा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे गया है। तो हम रूल्स बना के यहाँ समझते हैं पहले। तो रूल्स आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रांजिशन आपको याद रखना और एक एक्सपायरेशन। ट्रांजिशन में आपका स्टोरेज क्लास चेंज होता है ऑब्जेक्ट्स का, और एक्सपायरेशन में आपको का जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाता है। देखो बैक, और एक चीज यहाँ पे एक बात ये है कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल हम बनाते हैं बकेट के अंदर, किसी एक बकेट के अंदर, लेकिन अप्लाई वो ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं अपने लैब की तरफ। तो ये हमारे बकेट थी अब तक 2 बकेट, और इस पे कुछ डाटा वगैरह ऑलरेडी था, मैंने वर्जनिंग इनेबल रखा था। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो 1 to 1 डिलीट करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बकेट पे जाकर आप इसे एम्प्टी कर सकते हो। आप बकेट पे जाओ, किसी बकेट को सेलेक्ट कर लो और उसका डाटा एम्प्टी कर लो। वंस यू डू द एम्प्टी, यू हैव द ऑप्शन ऑफ परमानेंट डिलीट।
जितने भी वर्जनिंग में आपकी फाइल्स वगैरह आपने रखी होगी वो सारी फाइल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, किसी बकेट सेट करके एम्प्टी करते हो तो वर्जनिंग में भी जो फाइल्स वगैरह आपकी अवेलेबल होगी सारी डिलीट हो जाएगी। यू कैन सी। और मैं यहाँ से एग्जिट करके के बाहर निकलता हूँ और बकेट 2 पे चलता हूँ, आफ्टर 2 बकेट्स पे, तो शो वर्जनिंग में भी कोई भी फाइल नहीं दिखा रही है। ठीक है, एम्प्टी करोगे किसी बकेट को तो बकेट की वर्जनिंग वाली फाइल भी डिलीट हो जाती है। अब तक 3 बकेट को भी हम एम्प्टी कर देते हैं, सेट करते हैं परमानेंटली डिलीट। हालांकि इसमें कुछ फाइल नहीं होता है, फिर भी कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट था वो डिलीट हो गया। तो दिस इज डन। अब मैंने आपको बताया कि रूल्स जो बनते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल किसी बकेट के अंदर बनते हैं। ठीक है, किसी बकेट के अंदर बनते हैं। हम चलते हैं बकेट पे, आफ्टर 2 बकेट पे आप जाओगे, वहां पे आपके पास ऑप्शन मैनेजमेंट का। व्हेन यू गो हियर द मैनेजमेंट, यू हैव द रूल्स फॉर द लाइफ साइकिल। तो आप एक बकेट पे मल्टीपल लाइफ साइकिल रूल बना सकते हैं। तो हम एक बना कर देखते हैं, क्रिएट लाइफ साइकिल रूल। यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, कोई बात नहीं पड़ता। क्रिएट लाइफ साइकिल रूल का नाम दे दो। मान लो हम एक रूल देते हैं, लाइफ साइकिल रूल, लाइफ साइकिल रूल, ये देते हैं हम, नाम रख देते हैं उसी का अख्तर, अख्तर टू बकेट। इसलिए हम एक लाइफ साइकिल रूल बना। सबसे पहला ऑप्शन, चूज अ रूल स्कोप। रूल स्कोप आप चूज करो। लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर अप्लाई टू ऑब्जेक्ट इन द बकेट। ठीक है, पहला ऑप्शन कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी रूल्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर ये ऑप्शन आप चूज करते हो, लिमिट स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर, मान लो इस ऑप्शन पे प्रीफिक्स का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, टैक्स वगैरह भी डाल सकते हो। ठीक है, प्रीफिक्स का, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अपलोड हो रही है, उसके सब के आगे मान लो डीपीआर लिखा है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे ही रूल्स बनाना चाहते हो, ये वो पूछ रहा है। ऐसे मान लो कि मैं लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन मोर फिल्टर में प्रीफिक्स में अगर डीपीआर सेट कर, तो जो भी फाइल मैं अपलोड करूंगा जिसके आगे डीपीआर लिखा रहेगा, जिसके आगे डीपीआर, उसी सारे ऑब्जेक्ट्स पे ये रूल जो हम बना रहे हैं यहाँ पर वो अप्लाई हो। उस ऑब्जेक्ट, उस बकेट के अंदर बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, यानी जितने भी फाइल्स होंगे, उस पर अगर आगे डीपीआर नहीं लिखा होगा ऑब्जेक्ट के आगे, तो उस पर ये रूल्स अप्लाई नहीं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि रूल्स जो अप्लाई होते हैं वो पूरे बकेट्स पे होते हैं, मैंने आपको बताया। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बेस भी कर सकते हो, और ये ऑब्जेक्ट बेस ही होता है। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर प्रीफिक्स के ऊपर। कोई ऐसा फाइल आप अपलोड कर रहे हो जिसके प्रीफिक्स पे कोई कॉमन नंबर नेम है जो हमेशा रहता है, आप उसी ऑब्जेक्ट के साथ सिर्फ रूल्स लगाना चाहते हो, बाकी जितने भी बकेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज ही रहेंगे, उस पर कोई रूल्स नहीं लगेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सेकेंड एक ऑप्शन है, अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट। इस पे क्या होगा, बकेट पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सब में ये रूल जो आप बना रहे हो वो रूल अप्लाई होगा। तो ये कह भी रहा है आपको वार्निंग कि देखो भाई सारे बकेट्स पे जितने भी ऑब्जेक्ट है सब में रूल्स लग जाएंगे। तो हम इसे एक्नॉलेजमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो रूल्स लगाते हैं, देखो ये जो हम ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन के लिए भी चार्जेस। मान लो कोई अगर आपका फाइल S3 स्टैंडर्ड में था एंड यू आर मूविंग इट टू द S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, तो जितना फाइल्स के लिए रिक्वेस्ट जाएगी उसकी भी चार्जेस। और जनरली इसे
यूजफुल नहीं किया जाता है जहां पर आपकी फाइल साइज कम। मान लो कोई फाइल कम है, 1 MB की फाइल है, वो सारी फाइल्स को भी आप लाइफ साइकिल रूल्स के हिसाब से लेके जाते हैं। ठीक है, कि काफी ज्यादा चार्जेस लग जाती है। बहुत बड़ी फाइल है जैसे 1 GB की फाइल है, 2 GB की फाइल है, उसके लिए तो ठीक है, आप लाइफ साइकिल रूल लगा सकते हो। इस वजह से जनरली केसेस पे ऑल ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाते, हम फिल्टर्स लगाते हैं कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हमें मूव करना है, बाकी सबको मूव नहीं करना। ठीक है, बाकी सबका बैकअप वगैरह तो नहीं रखना है, क्योंकि सारी चीजों का तो बैकअप नहीं रखोगे ना। क्लियर? तो फिलहाल अभी लैब करने के लिए हम अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट करते हैं। इसके पास आपके पास ऑप्शन आएगा लाइफ साइकिल रूल बनाने का। पहला ऑप्शन, ट्रांजिशन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। ट्रांजिशन करने, कोई भी क्लास से आप दूसरे क्लास पे इसे ले जा सकते हैं। करेंट वर्जन देखो लिखा हुआ है। करेंट वर्जन मतलब जो भी यूजफुल, जो भी आपकी करंट फाइल अपलोड है S3 पे, जो यूजेस पे है। मान लो टेस्ट और TXT फाइल आपने अपलोड किया है और ये यूज पे है, यानी पहले नंबर पे, फर्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट स्टेप पे है, स्टेज पे कर लो, फर्स्ट स्टेज पे, तो यही फाइल आपकी यूज होगी। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपका बकेट है, अपलोड किया, ऐड फाइल, टेस्ट फाइल अपलोड किया एंड अपलोड। तो ये फाइल जो है आपकी अभी फिलहाल यूज में है, क्योंकि आपको दिख रहा है, इसलिए कहते हैं करेंट वर्जन, करेंट फाइल। अगर मान लो इसे मैं डिलीट कर दूं, अभी फिलहाल तो इस पे वर्जनिंग डिसेबल थी शायद, आई होप, हाँ वर्जनिंग डिसेबल थी। अगर मैं एक वर्जनिंग इनेबल करके दूसरी फाइल अपलोड कर देता हूँ, तो हमारी जो पहली फाइल होगी वो वर्जनिंग वाली होगी, तो उसी करंट फाइल पे होगा, इस पे नहीं होगा। बात क्लियर है? इस पे वर्जन, देखो मैं दिखाई देता हूँ तो पता है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं प्रॉपर्टीज पे जाके वर्जनिंग अब इनेबल करता हूँ, एडिट पे चलेंगे, इनेबल कर देंगे, सेव चेंजेस करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। अब इसी नाम का फाइल मैं दूसरा एक अपलोड करता हूँ, 7th फाइल कर दें, 7th फाइल, वर्जनिंग इनेबल है, चलो ठीक है, अपलोड कर देते हैं इसे, अपलोड, क्लोज। कौन सी फाइल है? ये वाली फाइल है। ये फाइल में वर्जनिंग इनेबल थी, देखो वर्जन आया। अभी जो हम लाइफ साइकिल रूल जो बना रहे हैं, जो करंट वर्जन कह रहा है, करंट वर्जन कहने का मतलब जो करेंटली अवेलेबल है यूज पे, इस फाइल पे नहीं लगेगा। ये वाली फाइल, ये करेंटली अवेलेबल नहीं, करेंटली यही अवेलेबल, यानी जब हम रूल्स बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली फाइल मूव करेगी दूसरे स्टोरेज क्लास पे, ये फाइल मूव नहीं करेगी। बात क्लियर? सो ट्रांजिशन करंट वर्जन ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस, क्लिक। ये आपको बताता है भी, ट्रांजिशन और चार्ज पर रिक्वेस्ट, जितना भी रिक्वेस्ट होगा सब पे चार्ज लगेगा, तो ध्यान से हम एक्नॉलेजमेंट कर देते हैं। लेट्स मेक अ रूल। ये क्या कह रहा है कि हम S3 स्टैंडर्ड से हम स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे लेके जाएंगे। कब लेके जाएंगे? मान लो हम 30 डेज पे लेके जाएंगे। 30 दिन बाद कोई भी S3 स्टैंडर्ड पे, यानी ये ऑब्जेक्ट आपके 30 डेज, अभी आज मैंने अपलोड किया, अब 30 डेज के बाद ये ऑब्जेक्ट चल जाएगा S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे। फिर हम एक नया रूल्स और ऐड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि चलो एक काम करो, उसके बाद ये चला जाए आपका ग्लेशियर डीप आर्काइव। ये कब चल जाए? 90 डेज पे।
यानी जब अपलोड होगा उसके 90 डेज के बाद, देखो ये अपलोड डेट पे बता रहा है, ठीक है। जब अपलोड हुआ, आज अपलोड किया तो उसके 30 दिन के बाद कहाँ चल जाएगा, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। जब अपलोड हुआ, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के 90 दिन बाद, नहीं, जब अपलोड हुआ था उसके 90 दिन बाद ये स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस से मूव करके 90 ग्लेशियर डीप आर्काइव में चल जाएगा। कब, 90 डेज के बाद, यानी 3 महीने बाद। आज मैंने अपलोड किया था, आज से 3 महीने बाद ये चल जाएगा ग्लेशियर डीप आर्काइव। आज मैंने अपलोड किया तो आज से 1 महीने बाद चला जाएगा स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। क्लियर, ये हुआ पहला रूल। देखो यहाँ लिख भी रहा, करंट वर्जन, जो करंट फाइल आपकी यूज केस पे है वो 0 डेज में तो वहीं रहेगी, 30 दिन के बाद स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे चल जाएगी, और 90 डेज के बाद वो चली जाएगी आपकी ग्लेशियर डीप आर्काइव। ये आपने रूल्स बनाए, ये ऑटोमेटिकली होगा और सब पे होगा, सारे ऑब्जेक्ट पे होगा जो भी उस बकेट पे होगा, बिकॉज वी सिलेक्टेड लाइक दिस। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिशन नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। अब नॉन करेंट वर्जन यानी वर्जनिंग इनेबल वाली फाइल, ऐसी फाइल्स, ये वाली इस टाइप वाली फाइल, ठीक है, ये सारी फाइल्स आपकी जाएगी। हालांकि ये फाइल आपकी जाएगी नहीं, वर्जनिंग इनेबल वाली फाइल जाएगी। जैसे कि मैं और भी डाल देता हूँ फाइल, ये 8 फाइल कर देता हूँ, ठीक है। इस फाइल को मान लो मैं अपलोड कर देता हूँ, अपलोड, ऐड फाइल, टेस्ट, क्लोज। तो ये आपकी करंट फाइल होगी 534 बाइट की, ये तो पहले रूल्स पे चला जाएगा, इस पे पहला रूल्स फॉलो होगा। दूसरा एक और बनाया आपने फाइल जिसपे आपकी वर्जनिंग आईडी, ये वर्जनिंग आईडी वाली फाइल भी रिस्टोर होगी, दूसरे क्लासेस पे जाएगी जब आप इसे सिलेक्ट करोगे। इफ यू वांट इट कि मेरे पास दूसरे वर्जन वाले फाइल्स हैं, यानी वर्जन इनेबल किया हुआ था उस पर कुछ अपलोडेड है और सेम फाइल्स है, सेम नाम की फाइल, उस फाइल्स को मुझे बैकअप में लेके जाना है, मैं दूसरे स्टेट टू स्टोरेज क्लास पे लेके जाना है। अगर आप उसे क्लिक करोगे तो ही आप रूल्स बना सकते हो, अदरवाइज यू डोंट वांट इट, यू डोंट डू दैट। तो इसके लिए भी रूल बना देते हैं कि नॉन करेंट वर्जन वाली फाइल्स जो है वो भी हमारे क्लासेस पे, व्हेन यू क्लिक इट यू हैव टू कम बैक डाउन हियर, और यहाँ पे ऑप्शन है देखो, ट्रांजिशन नॉन करेंट वर्जन ऑब्जेक्ट्स को बनाने। और ये रूल्स कब लगता है, choose transition to move non-current version of the date between the storage classes based to your case scenario and performance access requirement. This transition starts from when the object become non-current and the consecutive current. ये अपलोड डेट पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारी कौन सी फाइल थी, देखो आप, ये वाली फाइल थी 7th फाइल, उसके बाद हमने 8th फाइल अपलोड कर दी। अब आज के दिन ये जो फाइल है, आज मैंने इस फाइल को अपलोड किया, तो आज के दिन ये फाइल क्या बनी, नॉन करेंट बनी, नॉन करेंट बनी ना। भले इस फाइल को मैंने आज से 20 दिन पहले अपलोड किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये डेट कंसिडर किया जाता है कि ये फाइल आज बनी है नॉन करेंट, तो आज से 30 दिन बाद ये फाइल जाएगी आपकी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, अपलोड पे नहीं जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो डेट रहेगा हमारा, ये जो डेट रहेगा, ये डेट कैसा रहेगा हमारा, क्योंकि देखो ये अगर 30 दिन तक यही फाइल चली तो ये तो ऑब्वियसली इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे चली जाएगी ना। अगर 30 दिन तक ये फाइल आपकी करंट फाइल है तो आपके रूल्स के हिसाब से 30 दिन के बाद इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे चली जाएगी, तब 30 डेज तो रख नहीं सकते हो, राइट, 30 डेज तो रख नहीं सकते हो। इसको आपको डेट क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, लो रेट रख,
ठीक है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो फाइल जो हमारी जो नन करेंट पे गई है, ठीक है, इस फाइल जाए हमारे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। कब जाएगी? लेट्स सपोज द रूल्स। टेस्ट फाइल हमारी थी, करंट रही, मान लो यही फाइल हमारी करंट रही, तो 30 डेज के बाद ये चल जा रही है, कहाँ चल जाएगी? अपनी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है। अब यही फाइल टेस्ट फाइल थी, सेम फाइल, और इसे हमने 15 डेज के बाद रिप्लेस कर दिया, नया फाइल अपलोड कर दिया सेम नाम से। ठीक है, सेम नाम से अपलोड करेंगे तो ही वर्जन वगैरह बनता है, वरना अदरवाइज वर्जन आईडी बनेगी बस, उसके बाद सेकंड फाइल तो नहीं रहेगी, की ही चेंज है तो। सेम की वाली फाइल है टेस्ट, 15 डेज के बाद मैं नई फाइल अपलोड कर दी, और ये जो टेस्ट फाइल है, ये टेस्ट फाइल कहाँ रहेगी आपकी? वर्जनिंग वाली में, है ना, वर्जन बन के यहाँ पे बैकअप में रहेगी, बैकअप पे रहेगी। अब ये हमेशा बैकअप में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो रूल्स अप्लाई होगा 30 डेज वाला जो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे, वो अब करंट फाइल पे हो। अब ये करंट फाइल नहीं, ये ओल्ड हो गई और ये न्यू आ गई। ओल्ड फाइल तो एज इट इज ही रहेगी। तो आप इसके लिए रूल बना सकते हो कि भाई ये भी 30 डेज के बाद कोई फाइल अगर यहाँ भी 30 डेज पे रहे, या फिर उससे कम वाला भी डेट रख सकते, 30 डेज पे रहे, तो उसे आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे मूव। बात क्लियर? सेम बना देते हैं, समझाने के लिए मैं आपको इजीली बना रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे कब चले जाए? हम लिख देते हैं 30 डेज के बाद चले। अब यहाँ पे बोलता है कि कितना सारा वर्जन आप ले सकते हो। अभी फिलहाल हमारे पास क्या है? एक ही वर्जन। मान लो इस तरह के अगर 10-15 वर्जन हो, तो क्या 10-15 वर्जन को ही लेना है कि सिर्फ एक लेना है या दो लेना है? अब सिलेक्ट कर सकते। तो मैं बोलता हूँ कि भाई एक ही ले लो, उतना सारा हम क्यों लेकर बैठेंगे, एक वर्जन ले लो। 100 वर्जन तक जा सकते हो, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट? तो यानी ये वाली जो फाइल अभी रिसेंटली है, और ये 30 डेज तक अगर एज इट इज रही, तो ये अपने आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे चल जाएगी। ये वाली फाइल हमारी वर्जन आईडी वाली है, मतलब हमारी बैकअप फाइल है। और ये वाली फाइल आपके 30 डेज के बाद, मतलब आज ये मान लो नन करंट स्टेज पे गया, तो आज से 30 डेज के बाद ये चल जाएगी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे, और एक ही जाएगी। मान लो इसके बाद और भी फाइल्स अगर आपने अपलोड किया, वो सारी वर्जनिंग बनी हुई है, तो वो सारी फाइल ले जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही वन ही किया है कि एक न्यू और वर्जन वाली ही जाए बस, उसके बाद वाली नहीं। बात क्लियर? और ये बात हमेशा याद रखना है कि नन करेंट वर्जन के लिए जब अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये देखना होगा कि ये अपलोड कब हुआ, ये नहीं, ये कब नन वर्जन बना, नन करेंट बना। नन करेंट आज बना है, भले ये 20 दिन पहले अपलोड हुआ, तो जब वो नन करेंट बना है उसके 30 दिन के बाद जाएगा। ठीक है, उसके 30 दिन के बाद जाएगा। फिर अगर उसको भी आर्काइव वगैरह करना चाहो तो उसको भी आर्काइव कर सकते हो आप। आर्काइव के कई सारे ग्लेशियर में ऑप्शन है। लेट्स सपोज ग्लेशियर डीप आर्काइव, और इस पे मान लो हम करते हैं 90 डेज के बाद चलते हैं, और एक ही, और मान लो एक ही जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में 4 चले जाए या फिर 3 चले जाए, ग्लेशियर में लेकिन एक ही हो, रिसेंट वर्जन ही हो, दो हट जाए। ठीक है, दो एज इट इज ही रह जाए स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पर। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करते कि यहाँ नंबर बड़ा यहाँ नंबर छोटा, लेके जाओ मतलब सेम ही लेके जाओ। ठीक है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का तो फिर तो चार्ज देना पड़ेगा ना, क्योंकि दो तो वहां रह जाएगी, 3 में से एक चला जाएगा और दो तो वहां रह जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक ही कर। क्लियर? उसके बाद ऑप्शन है एक्सपायर करेंट वर्जन ऑफ। एक्सपायर मतलब अब वो डिलीट होगा। ठीक है, एक्सपायर करेंट वर्जन ऑफ, वो डिलीट होगा। तो जब एक्सपायर करेंगे आप सिलेक्ट करेंट वर्जन, करेंट वर्जन वाला मतलब जो सबसे पहला करेंट वर्जन, ये वाली फाइल, जो करंट वर्जन वाली फाइल थी, जो स्टैंडर्ड इनक्रिप्टेड एक्सेस पे और 90 डेज के बाद ग्लेशियर पे गई थी, वो डिलीट होगी। और वो कब डिलीट होगी? यू कैन सेट इट
क्योंकि यहाँ पे 90 डेज पे डीप आर्काइव पे गई और आप चाहते हो कि भाई कितना दिन रहे डीप आर्काइव में, टोटल 180, टोटल आपका 90 डेज रहे, तो टोटल आप 180 डेज कर सकते हो। तो आपको दिखता भी देखो, यहाँ से आप समझ सकते हो 0 डे में एज इट इज था, स्टैंडर्ड पे था। 30 डेज के बाद फ्रिक्वेंट एक्सेस पे चला गया। डे 90 के बाद ग्लेशियर डीप आर्काइव में चला गया और 180 डेज के बाद ग्लेशियर डीप आर्काइव से डिलीट हो गया। ये कौन वाली? करेंट वाली। नॉन करेंट वाली अभी फिलहाल 90 डेज में जैसे ही ग्लेशियर पे शिफ्ट होगा वो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि आपने डिलीशन एक्सपायरेशन का कोई रूल्स नहीं बनाया। तो यू हैव टू मेक अ एक्सपायरेशन रूल्स आल्सो हियर। परमानेंट डिलीट नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लिक इट और उसका भी ऑप्शंस मिलेगा 180 सेम डेट रखना। अब यहाँ पे बोल रहा है कितना सारा वर्जन डिलीट कर दो, सारा आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मान लो आप एक एक लेकर आ रहे थे, मान लो आप यहाँ पे 3 लेकर आ रहे थे, फिर 3 लेके आए और डिलीशन में मान लो 1 कर दिया आपने, तो 2 आपकी डीप आर्काइव पे रह जाएगी, उसका चार्ज देना पड़ेगा। समझ रहे हो? आप अगर पूरा डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर एक करना चाहते हो तो एक कर सकते हो, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो हम एक ही लेके आ रहे थे, एक कर देते हैं। व्हेन यू डू दैट, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखता, लेकिन वो डिलीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे है ऑप्शन था, देखो 180 डेज वाला ऑप्शन आ गया, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा सारा चीज। तो दोनों के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं करंट वर्जन के रूल्स बना दिया, नॉन करंट के लिए रूल्स ने बनाए जिसमें वर्जनिंग इनेबल थी, तो वो S3 स्टैंडर्ड में पड़ा रह जाएगा। नॉन करंट वर्जन के रूल्स अगर आप नहीं बनाओगे, तो वर्जनिंग इनेबल थी, अपने फाइल अपलोड किया सेम नाम से बार बार, तो वो सारी फाइल्स आपकी रह जाएगी, S3 स्टैंडर्ड में रह जाएगी, उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बैकअप बन जाएगा ना आपका साथ। तो रूल्स हमेशा दोनों के लिए सेटअप करना पड़ेगा, करंट वर्जन के लिए और नॉन करंट वर्जन के लिए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, जिसमें वर्जनिंग डिसेबल थी और जिसमें वर्जनिंग इनेबल थी। जनरली ऐसा मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कभी मत बोलना कि ये आपकी वर्जनिंग इनेबल वाले पे बनती है, डिसेबल वाले पे बनती है, ये वर्जनिंग इनेबल वाले पे बनती है, ऐसा मत। क्योंकि मान लो एक ही फाइल आपने अपलोड किया है और वर्जनिंग इनेबल थी, तो एक ही वर्जन आईडी बनेगी, उसकी 2 फाइल तो बनेगी नहीं, राइट, सेम नाम पे की। तो दोनों के लिए रूल्स बनाने हैं। ठीक है, करंट वर्जन के लिए और नॉन करंट वर्जन के लिए, इसीलिए यहाँ पे वर्जन वगैरह नहीं, ये नहीं लिखा गया कि वर्जनिंग इनेबल वाली और वर्जनिंग डिसेबल वाली, डिसेबल वाली या इनेबल वाली नहीं लिखा गया, इसीलिए कहा गया करंट वर्जन और नॉन करंट। नॉन करंट मतलब वर्जन मतलब बैकअप कॉपीज, करंट वर्जन मतलब रिसेंटली यूज। क्लियर है? इस केस पे आप देख लो, दिस इज योर करंट वर्जन एंड दिस इज योर बैकअप, सेकंड वन, दिस इज योर करंट वर्जन, दिस इज योर बैकअप। सेम नेम रहता है, की रहता है, तो ही आपकी वर्जन है, आपकी बैकअप बनती है, वरना नहीं बनेगी। ठीक है, जब भी इनेबल करोगे, वर्जन को इनेबल करोगे और फाइल अपलोड करोगे, तो वर्जन आईडी तो बनेगी, लेकिन मान लो दूसरा फाइल यूज कर आप अपलोड करोगे test1.txt, तो वो तो अलग बनेगा ना, वो भी आपकी यहाँ आ जाएगी, इस एरिया पे आ जाएगी। मान लो एक इसी को सेव एज कर देते हैं और यहीं पर हम test1 कर देते हैं, test1 कर देते हैं, तो इस फाइल को मैं अपलोड करूँ, इसका की ही अलग है, तो दोनों फाइल आपकी रिसेंटली यूज पे रहेगी। इस तरह की चीजें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेट कर लिया, अपलोड कर देते हैं, अब दोनों फाइल रहेगी, क्योंकि दोनों का की अलग अलग है ना। यू कैन सी, टेस्ट भी है, test1 भी है, करंट वर्जन। शो वर्जन करोगे तो test1 का भी एक वर्जन आईडी दिखेगा, लेकिन उसकी तो कोई बैकअप फाइल है नहीं, test1 नाम का दूसरा तो फाइल आपने अपलोड किया नहीं। ये अलग है ऑब्जेक्ट और ये अलग ऑब्जेक्ट, डोंट मिक्स अप द कंसेप्ट। ठीक है, तो हो गया ये आपका नॉन करेंट वर्जन के लिए, वो भी परमानेंट डिलीट का रूल बना दिया, करंट वर्जन के लिए भी परमानेंट डिलीट का रूल बना दिया। अब यहाँ पे डिलीट एक्सपायरेशन ऑब्जेक्ट डिलीट मार्कर,
ठीक है, आपको पता है कि डिलीट मार्कर बनता है जब कोई फाइल डिलीट होती है तो डिलीट मार्कर बनता है। ठीक है, जो भी फाइल जिसमें वर्जनिंग इनेबल करके अपलोड करोगे अगर उसे डिलीट करोगे तो डिलीट मार्कर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जब बनेगा तो उसके लिए भी रूल्स बनाने पड़ेगा, अदरवाइज आपके पूरे ग्लेशियर में डिलीट मार्कर भरी पड़ी हो। डिलीशन देखो कहाँ से हो रहा है, डिलीशन हो रहा है आपके स्टैंडर्ड से नहीं हो रहा है। डिलीशन रूल जो एक्सपायरेशन रूल्स जो आप बना रहे हो 180 डेज, 180 डेज पे कहाँ है फाइल? ग्लेशियर डीप आर्काइव में 180 डेज पे आप डिलीट करवा रहे हो, जो कहाँ है 90 डेज के बाद कहाँ मूव कर रहा है? ग्लेशियर डीप आर्काइव। यानी ग्लेशियर डीप आर्काइव में क्या हो रहा है? फाइल सबकी डिलीट हो रही है। डिलीट मार्कर कहाँ बनेगा? ग्लेशियर डीप आर्काइव में बनेगा। तो ग्लेशियर डीप आर्काइव में आपकी डिलीट मार्कर भरी पड़ी रह जाएगी। यू शुड हैव टू डिलीट द डिलीट मार्कर। इसका कोई डेट वगैरह नहीं देना। ठीक है, तो 180 डेज पे जब वो डिलीट होगा तो साथ साथ में डिलीट मार्कर भी आपका डिलीट हो जाएगा। अब द पॉइंट इज क्लियर। लाइफ साइकिल रूल, दो फंडामेंटल्स। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब स्टोरेज क्लासेस चेंज होगा। सेकंड इज एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन मतलब वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप अप्लाई कर सकते हो, जरूरत नहीं करने की, अदरवाइज तो बिल अच्छा खासा आपका आ जाएगा। इसे आप लैब करोगे तो, क्योंकि डीप आर्काइव वगैरह के चार्जेस बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, तो हम यहाँ से कैंसिल करके बाहर निकल जाएंगे। लाइफ साइकिल रूल्स क्लियर है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? ओके, अब नया एक पार्ट आते हैं जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। यू कैन सी रेप्लिकेशन रूल्स, और ये आप थोड़ा बहुत फैमिलियर भी हैं। जब हम सैन पढ़ रहे थे, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, उस पर हमने डीएफएस रेप्लिकेशन पढ़ा था। आई होप यू रिमेम्बर। तो ये उसी तरीके की चीज है। डीएफएस रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था? एक ब्रांच ऑफिस बनाया था, उसमें एक सर्वर चलाया था, एक हेड ऑफिस में। ब्रांच ऑफिस में जो भी फाइल अपलोड होती थी वो फाइल आपकी हेड ऑफिस पे आ जाती थी। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि आप ऐसा कर सकते हो, टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हो किस समय बैकअप हो। आप इंस्टेंटली कभी कर सकते हो कि तुरंत मेरे हेड ऑफिस के सर्वर पे आ जाए। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस थे। विद C8 इन द डीएफएस रेप्लिकेशन। सैन में पढ़ा था आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने भूल गए हैं तो दोबारा रिवाइज कर लो, सैन देख। यहाँ भी वैसे ही है। S3 रेप्लिकेशन, S3 एक स्टोरेज है पसंद। अब मान लो कि एक वेबसाइट में, छोटा छोटा एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ भाई, कई सारे यूज केस हो सकते हैं। मैं एक छोटा फैमिली समझा रहा हूँ। वेबसाइट आपने लॉन्च किया है, एक आपने इंडिया के लिए और एक यूएस के लिए। ठीक है, इंडिया में भी मान लो आप वीडियो वगैरह अपलोड करते हो जो इंग्लिश में रहता है, यूएस में भी इंग्लिश में रहता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल यू हैव द वेबसाइट, वेब पेजेस वगैरह सब कुछ सेम। अब आप इंडिया के S3 पर एक वीडियो अपलोड कर रहे हो और आप चाहते हो भाई यूएस पे भी अपलोड हो जाए। ठीक है, तो उस केस पे आप क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन यूज कर सकते हो। अब उसका यूज केस कैसा होगा देखो, मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको तो समझा। इंडिया में आप एक वेब सर्वर चलाओगे, बराबर? कोई सा भी चला लो, लिनक्स का चला लो चाहे विंडोज का चला लो। वेब सर्वर चलाए, वेबसाइट आपने बना दिया, EC2 चलाते वेबसाइट बना दी। S3 पे आपने मुंबई, मुंबई की बात कर रहे हैं, S3 पे आपने वीडियो डाल दिया और वीडियो वेबसाइट में अवेलेबल हो गया मुंबई इंडिया वाले यूजर्स के। अब मान लो आपके कस्टमर यूएस में भी हैं जो आपके वीडियोस वगैरह देखते हैं, यूएस में भी।
तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि यूएस के कस्टमर डायरेक्टली आपके मुंबई पे हिट करें। यू हैव द कैचेस ऑप्शंस देयर, बट समझ लो आपके यूजर्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ह्यूज नंबर है। इस वजह से आप क्या करते हो कि यूएस के लिए अलग आप वेबसाइट आप चला रहे हो, वहाँ पे भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हो बिकॉज़ यू हैव द लॉट ऑफ कस्टमर। वेबसाइट सेम वेबसाइट बनाए, अब इसका भी वीडियो है, सेम वीडियो दिखानी है आपको। तो इस वेबसाइट के लिए तो ऐसा तो नहीं कि S3 से रिकॉल कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों अलग अलग रीजन में, अलग अलग रीजन में। बात क्लियर है? तो आप क्या चाहोगे, आप जब मुंबई के S3 में जो वीडियो अपलोड करोगे, आप सेम चाहते हो कि यूएस में जो नॉर्थ वर्जीनिया या फिर जो भी समझ लो आप कहीं पे भी आप जो वीडियो S3 पे अपलोड कर रहे हो मुंबई में, सेम वीडियो ऑटोमेटिकली नॉर्थ वर्जीनिया के S3 पे चला, वहां भी सेम बकेट आपने बनाया उसे चला। तब क्या रहेगा, दोनों साइड जाके आपको वीडियो को अपलोड करने की जरूरत नहीं, एक साइड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी साइड चल जाएगी। हो सकता है कि आप मल्टीपल रीजन्स में, जैसे कुछ आपकी जो चीजें हैं कंपनीज वगैरह हैं, जैसे सिस्को वगैरह कंपनी, इफ यू ओपन द सिस्को, तो वहां पे कुछ वीडियोस वगैरह अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम ही रहता है, ठीक है। और कुछ बड़ी कंपनीज ऐसी होती है जिनकी काफी ज्यादा हिट होता है सर्वर पे, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उनके कैचेस से काम नहीं चलता, ठीक है। मुंबई से कैचेस ले आए और अपने कुछ आपकी जो एबिलिटी जोन जो आपकी जोनल एरिया है, वहां पर जाकर मैं कैचेस कर लूँ और उसके थ्रू कर लूँ, तो उस पर काम नहीं पड़ पाता इफ यू हैव द वेरी ह्यूज कस्टमर, ठीक है। तो उस केसेस पे क्या करते हैं, आप वेबसाइट लॉन्च, ठीक है। और यू हैव द ऑप्शन ऑफ देयर कि हम वहां पर IP एड्रेस भी सेम रख सकते हैं, वेबसाइट के लिए अलग अलग रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बेस्ड अपॉन द मैट्रिक वैल्यू, जो नियरेस्ट वेबसाइट जो आपकी इंस्टेंसेस होगी उस पे हिट कर जाएगा परफेक्ट। ये सारी चीज़ें होती है, थोड़ी चीज़ें हम करके भी देखेंगे यहाँ पर AWS पे। इस वजह से मैं क्लाउड वगैरह पढ़ा दूँ ताकि आपको नेटवर्किंग का अच्छा नॉलेज भी हो जाए कि रियल टाइम सिनेरियो पे क्या चलता है, ठीक है। ये सारी एडवांस चीज़ें हम देखने भी वाले, सेम IP एड्रेस रख कर भी हम किस तरह से कैचेस यूज़ करके या फिर अलग दो वेबसाइट चलाकर अलग अलग रीजन में चला के सेम IP एड्रेस दोनों वेबसाइट पे। ऐसा होता भी, गूगल वगैरह आप खोलोगे तो ऐसा नहीं कि इंडिया से गूगल खोलोगे तो कोई अलग IP एड्रेस आता है, और या फिर US से खोलोगे तो गूगल के लिए कोई अलग IP एड्रेस आता है, सेम ही IP एड्रेस। लेकिन आपको लगता है कि हमेशा गूगल के लिए आप US के सर्वर पे हिट करते हो? नहीं, इंडिया पे भी है उनके सर्वर हैं, क्योंकि गूगल का यूसेज ज्यादा है, सर्वर है उनके पास, कैचेस भी हैं, कैचेस रहते हैं। लेकिन गूगल चूंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उनको सर्वर लॉन्च और करना पड़ता है इंडिया के लिए, क्योंकि यूजर्स बहुत ज्यादा, फेसबुक वगैरह को भी लॉन्च करना पड़ेगा इंडिया, बहुत ज्यादा यूजर्स, कैचेस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अदरवाइज यूजर एक्सपीरियंस अगर खराब रहेगा तो यूजर आपके कूद करके चल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के केसेस पे आप कर सकते हो। तो यू हैव द ऑप्शंस इज हियर, एप्लीकेशन सेम लाइक दैट कि ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो आपके पास जो ऑप्शंस है यहाँ पे, दो ऑप्शंस, एक है देखो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, नाम से क्लियर है, दो S3 है जो अलग अलग रीजन में है, जो मान लो मुंबई में है, एक मान लो स्टॉकहोम में, उन दोनों के बीच आप S3 डाटा अपना फाइल्स को भेज सकते हैं, एक जगह अपलोड करोगे दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन है SRR, सेम रीजन रेप्लिकेशन, जनरली हम नहीं करते, बहुत रेयर केस में मैंने देखा है सेम रीजन रेप्लिकेशन। सेम रीजन रेप्लिकेशन यानी एक ही रीजन है, मान लो मुंबई एक रीजन है, उस पर आपका दो बकेट, ये बकेट वन, बकेट, बकेट वन में जो अपलोड करोगे सेम बकेट टू पे चला जाएगा, ठीक है। कम केसेस होती हैं, कुछ एनालिटिक्स वगैरह के लिए कर सकते हैं कि जिसमें आप दो EC2 चला रहे हो, वीडियो इसमें अपलोड हो रही है या फिर कुछ फाइल्स इसमें आप अपलोड कर रहे हो, एंड द सेम फाइल इज यूज फॉर द सेकंड EC2 फॉर रनिंग समथिंग डिफरेंट एनालिटिक्स सर्विस और व्हाटएवर। ऐसे केसेस पे आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने अलग अलग बकेट बनाया, इस EC2 के लिए एक अलग बकेट बनाया है, इसके थ्रू इस फाइल को एक्सेस दे रहे हो,
उसके लिए इसके लिए अलग बकेट बनाया है इस EC2 के लिए, और उसे इस तरह से एक्सेस दे। ठीक है, आपके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब बकेट में भी जाकर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस दे सकते हो, ऑब्जेक्ट बेस्ड एक्सेस भी होता है। इस वजह से सेम बकेट, एक दो बकेट ही मैं जनरली बनाते हुए देखा हूँ कंपनी। देखो, बकेट वाइज भी कंट्रोल दे सकते हो EC2 को, ऑब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, तो बेटर है कि आप ऑब्जेक्ट वाइज दे दो। क्या जरूरत है अलग अलग बकेट बनाकर फिर उसमें सेम रीजन रिप्लिकेशन करना, फिर रिप्लिकेशन करोगे तो डाटा ट्रांसफर होगा तो उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, इट्स नॉट अ फ्री, यहाँ लिखा हुआ भी होगा आपको। आई थिंक मेंटेन परमिशन, लेकिन इसके चार्ज होते हैं। ठीक है, मैं कॉस्टिंग नहीं लिखा हूँ, लेकिन इसके चार्ज होते हैं कि जितना भी आप क्रॉस रीजन में डाटा आपका रेप्लिकेट कराओगे, तो जितना आपका डाटा ट्रांसफर होगा उसके भी आपके चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो लैब करके देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर रहेगा आइडिया। ओके, इसके लिए कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ फिर लैब दिखाता हूँ। पहला मैंडेटरी पॉइंट है कि जो बकेट बनेगा उस बकेट का पब्लिक एक्सेस होना चाहिए। पब्लिक एक्सेस ब्लॉक नहीं होना चाहिए, एक्सेस अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा चीज, बकेट में वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वर्जनिंग शुड बी इनेबल इन बोथ बकेट, दोनों बकेट में, चाहे वो सेम रीजन हो चाहे क्रॉस रीजन हो। आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर रिप्लिकेशन में कि आपका एक बकेट है, जो आपका एक AWS अकाउंट है वन, इस पे एक बकेट है कोई सा भी रीजन में, AWS अकाउंट 2 है, ये किसी और रीजन में बनाया है। ये बकेट जो है मान लो रीजन 1 पे, और AWS अकाउंट 2 है, इसका भी, इसके अंदर भी एक बकेट बनाया है S3 के अंदर, और मान लो रीजन 2 पे। तो डिफरेंट अकाउंट्स के बीच में भी आप रेप्लिकेशन करा सकते हो। यू हैव टू मेंशन द रूल्स एंड, तो IAM रोल बनानी पड़ेगी आपको S3 के अंदर, ताकि S3 to S3 एक्सेस हो सके। अदरवाइज टू डिफरेंट S3 टू डिफरेंट रीजन S3 कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड डायरेक्टली। तो इसी वजह से रूल्स के थ्रू आपको उसे परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, बकेट इन डिफरेंट रीजन में भी कर सकते हो, जिसे आप CRR कहते हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन बकेट डज नॉट ब्लॉक पब्लिक एक्सेस, नहीं होना चाहिए, जो मैंने आपको बात करी। मैंडेटरी पॉइंट, पब्लिक एक्सेस होना चाहिए, वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए बकेट के अंदर। ठीक है, IAM रोल्स के थ्रू आप परमिशन दे सकते हो। ये आपके 3 मैंडेटरी पॉइंट्स हैं जो आपको सेट करनी पड़ेगी, 1 2 3। तो लैब करके देखते हैं। मैं क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन आपको दिखा देता हूँ, सेम रीजन रेप्लिकेशन आप ऑब्वियसली उससे समझ जाओगे। तो हमें 2 बकेट बनाने पड़ेंगे। एक हमारा ऑलरेडी बकेट स्टॉक होम में बना हुआ है, अक्सर 2 बकेट तो बना हुआ है, इस पे हम कर लेंगे, या फिर बोलोगे तो नया बकेट भी बना सकते हैं। फिलहाल हमारा बकेट ये बना हुआ है, ये बकेट एम्प्टी भी है, आप यहाँ पर जाके बकेट में देख सकते हो, इस बकेट इज एम्प्टी है। ठीक है, तो इस बकेट पे आपको परमिशन पहले देनी पड़ेगी। सबसे पहले पब्लिक एक्सेस का परमिशन देना है, जो कि फिलहाल ब्लॉक, तो यू हैव टू गो हियर एडिट, इसका परमिशन देना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज इट। तो बोले कंफर्म कर दो भाई, बकेट को पब्लिक एक्सेस दे रहे हो। ओके, वी हैव डन इट। दूसरी बात, आपको प्रॉपर्टीज पे जाके वर्जनिंग देखनी है, तो वर्जनिंग इसकी इनेबल ही थी, तो यहाँ पे जाकर एडिट पे भी जाकर आप चेक कर सकते हो, वर्जनिंग आपकी इनेबल। हमारे स्टॉक होम का बकेट जो है वो बिल्कुल सेट है। इस पे आपको ज़रूरत थी कि पहला चीज़ की पब्लिक एक्सेस होना चाहिए, और दूसरा चीज़ आपकी वर्जनिंग इनेबल होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं S3 पे, दूसरा टैब पे जो खुला हुआ था स्टॉक होम। यहाँ पे स्टॉक होम को चेंज करके दूसरे रीजन सेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज वी विल चूज हियर मुंबई। तो व्हेन यू चूज द मुंबई, यू हैव द 3 buckets ऑप्शंस इज देयर। जो आपने स्टॉक होम में बनाया था वो बकेट यहाँ भी आपको दिखेगा। तो इसे खोलने के बाद ऐसा मत करना कि इस रीजन में तो मैंने बकेट बनाया ही नहीं था, ये कहाँ से बकेट आ गया। तो बकेट के साथ आपको रीजन लिखा हुआ है, स्टॉकहोम में आपने बकेट बनाया। ठीक है, तो हमें मुंबई में एक बकेट बनाना पड़ेगा, इस बकेट से काम नहीं।
ये बकेट आपका जो है वो स्टॉकहोम में है, जो सेम आपकी बकेट अवेलेबल है स्टॉक। ठीक है, तो क्रिएट अ बकेट, मुंबई पे बकेट बना रहे हैं, जनरल पर्पस बना रहे हैं, मान लो बकेट का नाम दे देते हैं हम लोग अख्तर 4 कर देते हैं और बकेट कर देते हैं। एसीएल आपको इनेबल करना है, मैं हमेशा कहा था कि एसीएल इनेबल करना चाहिए, क्योंकि वाई बिकॉज आप ऑब्जेक्ट पे कंट्रोल कर सकेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सेम, बकेट ऑनर प्रिफर्ड, हम वही कर देते हैं। पब्लिक एक्सेस बकेट का भी होना चाहिए, आप बाद में भी दे सकते हो, लेकिन हम अभी इनेबल कर देते हैं। वर्जनिंग इसकी इनेबल होनी चाहिए, इट शुड बी कंपलसरी। बाकी और कुछ भी जरूरत नहीं है, लेट्स क्रिएट अ बकेट। तब आप अपने दो बकेट बना दिया, एक स्टॉकहोम में बना दिया और एक आपने मुंबई पे बना दिया। स्टॉकहोम में अब तक 2 बकेट है, स्टॉकहोम में अब तक 4 बकेट। अब आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो, आप मुंबई रीजन से भी आप रिक्वेस्ट मतलब पॉलिसी बना सकते हो। यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह नहीं जाती, अप्रूवल वगैरह का टेंशन नहीं, जो हमने पेयरिंग में देखा था कि उसमें एक्सेप्ट करना पड़ता था। यहाँ पर वैसा टेंशन नहीं, यहाँ पर आप कहीं से भी रूल्स बना सकते हो। लेकिन क्योंकि सेम अकाउंट है तो इस वजह से आप वो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट अकाउंट होता तो उस पर आई एम रोल के थ्रू आप एक्सेस दिला सकते हो, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो मैं, आप चाहो तो मुंबई से भी बकेट में जाकर रूल्स बना, मैनेजमेंट में जाकर रेप्लिकेशन रूल बना सकते हो। हम स्टॉकहोम से बना लेते हैं, लेट्स गो टू द स्टॉकहोम। यू कैन सी स्टॉकहोम में हूँ, स्टॉकहोम में आपका 2 बकेट के अंदर है। मैनेजमेंट में जाऊँगा, रेप्लिकेशन रूल में जाऊँगा, कोई रूल्स नहीं बनी हुई है तो क्रिएट रेप्लिकेशन रूल करूँगा। रूल का नाम डाल देते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल रूल 1 रेप्लिकेशन कर देते हैं, कोई सा भी आप नाम दे सकते हो। स्टेटस क्या रखना है, इनेबल करना है कि ऑफ। तो ऐसा नहीं कि रूल बना रहे हो तो इनेबल ही रखना पड़ेगा, आप डिसेबल भी कर सकते हो, रूल बना के बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम इनेबल रखते हैं। यहाँ सबसे पहले बोलता है कि भाई इसी बकेट में आपके 2 बकेट में बना रहे हो तो सोर्स कौन सा हो गया आपके 2 बकेट, रीजन कौन सा हो गया दिखा दिया आपको। सेम है यहाँ पे, लिमिट द स्कोप रूल यूजिंग द वन और मोर फिल्टर। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी बकेट के अंदर किस ऑब्जेक्ट को रेप्लिकेट करना चाहते हो। तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका आगे कोई प्रीफिक्स है, मान लो डीपीआर नाम का प्रीफिक्स है, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को आप दूसरे बकेट पे ट्रांसफर करना चाहते हो, या फिर पूरे बकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसको ट्रांसफर करना। तो लेट्स सपोज वी विल चूज हियर अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट इन द बकेट, मतलब जितने भी बकेट बकेट इस बकेट्स में, आपके 2 बकेट में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे रिप्लिकेट हो जाएंगे। आप यहाँ पे लिमिट भी कर सकते हो यूजिंग द प्रीफिक्स कि कौन से ऑब्जेक्ट जाए, तो मैं सारा कर देता हूँ। अब बोलते हैं कि डेस्टिनेशन में चूज अ बकेट इन दिस अकाउंट, क्या आपका बकेट इसी अकाउंट में बना है कि चूज अ बकेट इन अनदर अकाउंट। और मान लो दूसरे अकाउंट में है तो अकाउंट आईडी देना पड़ेगा, बकेट का नाम देना पड़ेगा। बकेट का नाम वहाँ से, बकेट का नाम जो होता है वो यूनिक होता है, मैंने आपको बताया था थ्रू आउट द एडब्ल्यूएस अकाउंट। ठीक है, तो बकेट का नाम आपको अगर मिल जाता है तो आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ से देने के बाद इतना भी रूल वगैरह जो भी बना लो, अगर डिफरेंट एडब्ल्यूएस अकाउंट में कर रहे हो तो दूसरे अकाउंट में भी जाकर आपको अपने S3 पे रोल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे चूंकि रोल जो है वो आप बना रहे हो और दूसरा जो रीजन है उस पर भी आप ही का अकाउंट, इस वजह से यहाँ पर रोल एक साइड बनाने से काम हो जाता है। अगर मैं स्टॉक होम में मैनेजमेंट उस बकेट के अंदर अगर रिप्लिकेशन रूल बना रहा हूँ, और चूंकि मुंबई भी मेरे सेम अकाउंट से लॉगिन है, इस वजह से यहाँ मुझे रूल नहीं बनाना पड़ेगा, तो समझ रहे। लेकिन अगर मान लो यहाँ डिफरेंट अकाउंट है और ये डिफरेंट अकाउंट है, यहाँ पर जो रूल बनाओगे सेम एज इट इज आपको दूसरे अकाउंट में भी जाके आपको रोल बनाना पड़ेगा, तो ही जाके हो पाए, अदरवाइज नहीं हो पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं चूज द बकेट इन दिस अकाउंट, इसी अकाउंट में हमारा बकेट। तो ब्राउज S3 पे जाकर आपको बकेट का ऑप्शन दिखाएगा, अभी फिलहाल नहीं दिखा रहा तो आपको रिफ्रेश करना है, तो घबराने की बात नहीं है। अब तक 4 बकेट आपको दिखा रहा है, जो मुंबई पे आपने बनाया है वो बकेट आपका अवेलेबल, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, यूज पाथ ये कर लेना है। तो ये आपको मुंबई रीजन का बकेट स्पेसिफाई हो गया। आई एम रोल में आपको क्रिएट न्यू रोल करना है, आपके पास अगर रूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप उसे यूज कर सकते हैं, मैं क्रिएट रोल कर लेता हूँ। इंक्रिप्शन लगाना है क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर, मुझे नहीं लगाना, मैं हटा देता हूँ। डेस्टिनेशन स्टोरेज क्लास,
आप चेंज करना चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि आपका स्टॉक रूम में जो ऑब्जेक्ट है वो S3 स्टैंडर्ड में, आप ऐसा चाहते हो कि S3 स्टैंडर्ड पे यहाँ रहे, लेकिन जब दूसरे रीजन में जाए, दूसरे रीजन के S3 पे जाए तो वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस पे चल जाए, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे चल जाए, IA पे चल जाए, या फिर ग्लेशियर पे चल जाए, तो वैसा भी डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं भाई S3 स्टैंडर्ड से S3 स्टैंडर्ड पे ही जाए, ठीक है, इस वजह से मैं ये रूल नहीं बना। अदरवाइज यू हैव द ऑप्शन, यू कैन चेंज द क्लासेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कर दूंगा तो जो फाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल होगी इस बकेट पे, जो स्टॉकहोम वाले बकेट पे, वो जब मुंबई के बकेट पे जाएगी तो वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे जाएगी। तो फिलहाल मुझे स्टैंडर्ड ही चाहिए, तो स्टैंडर्ड ही रख देते हैं। उसके बाद कई सारे आपके पास रूल्स हैं यहाँ पर रेप्लिकेट कराने के। एक है कि तुरंत स्टैंड हो जाए, मैक्सिमम टाइम 15 मिनट तक लग सकता है। रेप्लिकेशन मैट्रिक में यू हैव द ऑप्शन विथ रेप्लिकेशन मैट्रिक you can monitor the total number and size of the object that are pending replication। इसमें एक अप्रूवल काइंड ऑफ थिंग्स है, ना पेंडिंग है क्या नहीं है, क्लाउड वॉच के साथ उससे इंटीग्रेट कर सकते। यू डोंट वांट इट डिड मार्कर रेप्लिकेशन, क्या आप डिड मार्कर को भी रेप्लिकेट करना चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। रेप्लिकेट मॉडिफिकेशन सिंक, रेप्लिकेट मेटा डाटा, मेटा डाटा को भी रेप्लिकेट करना चाहते हो? नो, वी डोंट वांट इट। तो वी ओनली जस्ट वांट इट रेप्लिकेशन टाइम, सिर्फ फाइल हमारा सब, डिड मार्कर को, ठीक है। यू हैव द ऑप्शंस, नाउ यू सेव। जैसे आप सेव करो एक ऑप्शन दिखाता है कि यस रेप्लिकेट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मान लो इस बकेट पे कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, आप चाहते हो कि वो सारे ऑब्जेक्ट भी चले जाए, तो आप यस कर सकते हो, तो जो एग्जिस्टिंग होगा वो भी चला जाएगा। अगर आप इसे नो करते हो तो एग्जिस्टिंग अगर कुछ भी है इस बकेट के अंदर वो नहीं जाएगा, क्योंकि रूल्स अभी आप बना रहे हो, पहले से आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो पुरानी वाली नहीं जाएगी, याद रखना, सिर्फ नई वाली जाएगी। अब जो नई आप डालोगे वो जाएगी, पुरानी नहीं जाएगी, ठीक है। अगर यस करोगे तो पुरानी भी चल जाएगी, उसके बाद जितना भी नया नया आता रहेगा वो सारा फाइल आपका सिर्फ दूसरे बकेट में, मुंबई बकेट पे जाता रहेगा। तो हम नो, हमारे पास कोई फाइल नहीं है, हम कुछ चाहते भी नहीं है, तो दिस इज डन, आपने रूल बना लिया। वन द रूल इज डन, अगर आप यहाँ पे जाकर मुंबई रीजन पे आप मैनेजमेंट में जाकर बकेट के अंदर आप कुछ रिफ्रेश वगैरह भी अगर करते हो, यू डोंट हैव समथिंग काइंड ऑफ अप्रूवल काइंड ऑफ, क्योंकि सेम बकेट्स पे मैं कह रहा हूँ, मतलब सेम AWS अकाउंट से, इस वजह से आपको यहाँ पर ऐसा कुछ टेंशन फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर डिफरेंट अकाउंट अगर ये होता तो यहाँ पर भी रेप्लिकेशन रूल में आपको रूल्स बनाने पड़ते और यहाँ पर IAM रोल के थ्रू आपको एक्सेस दिलाना, ठीक है। तो अब हमारा जो रेप्लिकेशन रूल बन गया है, तो आप कोई सा भी फाइल अपलोड कर दो, लेट्स गो फ्रॉम बैक हियर, आप वापस चले जाओ टू बकेट पे, और यहाँ पे जाकर ऑब्जेक्ट में आप कोई सा भी फाइल एक अपलोड कर दो। लेट्स सपोज मैं एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, मैं एक, हमारे पास ये वायरलेस का PDF फाइल है, इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। 1.9 MB का फाइल है। परमिशन आपको देने की जरूरत नहीं है कि पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा, क्योंकि बकेट को पब्लिक एक्सेस है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको देने की टेंशन नहीं। अपलोड, फाइल अपलोड हो गया, नाउ क्लोज इट और बैक आ जाओ। आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने अपलोड किया है स्टॉकहोम में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्जनिंग के साथ अपलोड हुई, बिकॉज वर्जनिंग इज इनेबल होना चाहिए। देखो वर्जनिंग ID बनी, राइट। अब अगर इसे आप डिलीट करोगे, यहाँ से डिलीट करोगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा परमानेंट डिलीट, यू कैन सी। लेकिन इस ऑप्शन को डिसेबल करके करोगे और इसे डिलीट करोगे तो फिर आपको क्या दिखाएगा, डिलीट का ऑप्शन दिखाएगा, यानी परमानेंट डिलीट नहीं। अब यही वाली जो फाइल है वो आपकी मुंबई पे जा चुकी होगी। थोड़ा सा आप
वेट भी कर लेना पड़ता है, 15 मिनट मैक्सिमम टाइम बोलते हैं वो। यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं, 1.9 MB की फाइल है, देखो ऑलरेडी आपकी मुंबई पे भी वो फाइल आ गई, बट दिस फाइल इज ऑल्सो वर्जनिंग। ठीक है, तो इसे अगर आप यहाँ से डिलीट करोगे तो ये भी आपको वापस से सेम एज इट इज डिलीट का ऑप्शन दे, परमानेंट डिलीट नहीं हो, मतलब यहाँ पर भी आपका डिलीट मार्कर बनेगा जब भी आप इसे डिलीट करो। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखो। क्लियर है? तो ये हुआ आपका क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन। जैसे मैं आपको दिखा दूं S3 बकेट में मुंबई का रीजन में अगर जाकर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आपको डिलीट का ऑप्शन, व्हेन यू डिलीटेड इट फाइल करेंट यूज पे नहीं रहेगी। आप रिफ्रेश भी करके देख लो, दोबारा नहीं आएगा ना, वो एक बार चला गया दोबारा नहीं आएगा। यू कैन सी डिलीट मार्कर भी बना और ये वायरलेस भी बना। अब अगर मैं यहाँ से बकेट को एम्प्टी कर दूं तो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ये यू विल गो एम्प्टी, एम्प्टी में आपकी सारी चली जाती है, डिलीट मार्कर भी चला जाएगा और साथ साथ आपका वर्जनिंग वाली फाइल भी चली जाएगी। अब जैसे कि आपने यहाँ पर बना, अब और भी कुछ फाइल्स अगर मान लो अगर अपलोड करना चाहते हो अपलोड कर लो, अपलोड इट यहाँ, क्योंकि वहीं से अपलोड करोगे तो एप्लीकेशन IPv6 एड फाइल, एड फाइल तो था ही, अपलोड करना है। लेट्स अपलोड द IPv6। जैसे आपने अपलोड किया, क्लोज इट, ऑब्जेक्ट में देखो IPv6 आ गया स्टॉकहोम में जो आपने अपलोड किया था, तो सेम फाइल आपकी चली जाएगी अख्तर फोर बकेट में। टाइम वेट कर लेंगे। यू कैन सी IPv6 आ गया। अभी तो आपका रिप्लिकेशन ठीक ठाक चल रहा है। तो मान लो आप ऐसा चाहते हो कि आप कुछ फाइल्स आप अपलोड करोगे उसका रिप्लिकेशन तब नहीं चल फिलहाल। ठीक है, तो आप इसे बंद भी कर सकते हो। तो मैनेजमेंट में जाकर आप, तो रिप्लिकेशन रूल्स में आपको डिलीट करने की टेंशन नहीं है, यू हैव टू जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट। एक्शन में जाकर आपके पास डिसेबल का भी ऑप्शन है, इफ यू विल डिसेबल तो ये रूल्स आपके डिसेबल। ठीक है, तो हम डिसेबल रूल कर देते हैं, डिसेबल रेप्लिकेशन रूल्स। और फिर अगर आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, लेट डिलीट इट जरूर, तो ये बोलेगा ये आपका डिलीट हो गई ये। अब आपकी कोई से भी फाइल अगर आप अपलोड करोगे तो वो फाइल आपकी रेप्लिकेट नहीं, डिसेबल पे भी नहीं होती। तो डिसेबल करके हमने डिलीट ही कर दिया, मतलब सब कुछ हटा दिया यहाँ, राइट। तो दिस इज डन। ये आपका क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, ज्यादातर यही यूज होता है, सेम रीजन रेप्लिकेशन बहुत कम मैंने यूज होते देखा। तो हम चलते क्लीन अप की तरफ। हमने बकेट वगैरह बनाई है, अब तो 2 बकेट पे चलते हैं और उसे एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी ही यूज किया करो, क्योंकि एक एक करके जाओगे तो कितना आप डिलीट करोगे, कई सारे ऑब्जेक्ट मान लो आपने अपलोड कर रखा है, एम्प्टी करने पे आपका वर्जनिंग वाली फाइल भी चली जाती है, यानी वो ऑब्जेक्ट भी चले। दिस इज डन कंप्लीट। लेट्स डिलीट इट। अब तक 3 बकेट हमने बनाया था स्टॉक, हमसे डिलीट कर देते हैं। अब तक 3 बकेट, डिलीट बकेट, इस तरह से अब तक 2 बकेट को भी डिलीट कर देते हैं। अब तक 2 बकेट, एक साथ मल्टीपल बकेट को और डिलीट करने का ऑप्शन नहीं, एक एक करके बकेट डिलीट होती है क्योंकि बकेट बहुत बड़ी चीज। सर बकेट फिर से डिलीट पे चलते हैं। अब सर बकेट और डिलीट इट सिस्टम। अब अक्सर 4 बकेट पे जाके मुझे इसे एम्प्टी करना। लेट्स गो हियर रीजन, रिफ्रेश करते हैं, ये सारे बकेट आपके जा चुके हैं। अक्सर 4 बकेट है, क्लिक करना है, एम्प्टी करना है सबसे पहले, डिलीट करने से पहले, बिकॉज अदरवाइज ये आपको डिलीट करने नहीं देगा बकेट को।
परमानेंटली डिलीट, गलत लिख दिया स्पेलिंग, परमानेंटली डिलीट और ऑप्शन कम। तो आपका बकेट जो है पर के अंदर के जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। नाउ यू कैन डिलीट द बकेट, डिलीट नाम लिखो बकेट का जो आप डिलीट करना चाहते हो। ये कंफर्म कर लेता है कि भाई बाद में मत बोलना जब बकेट चलाइए। फोर अब तो उसको बकेट देखो, स्पेलिंग गलत लिखने पे भी वो ऑप्शन नहीं देता, कंफर्म करो वही बकेट है। ठीक है, तो दिस इज डन। बकेट हमारा क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है, दोनों तरफ से हमारा बकेट जा चुका है। तो क्रिएट बकेट का ऑप्शन बाहर निकल गया, आपके पास कोई सा भी बकेट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडे S3। अब यहाँ पर हम S3 स्टॉप करेंगे, बाकी S3 की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। और अभी फिर हम मूव करेंगे राउट 53। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे राउट 53 ऑप्शन DNS। इससे पहले हम देखेंगे, बाकी चीज़ें बाद में धीरे धीरे डिस्कस होती चलेगी। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय। बाकी आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ताकि बाकी जो लोग पढ़ना चाहें वो भी पढ़। ओके, टेक केयर।